नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे मेहमान राकेश शुक्ला जी, राहुल महाजन जी, समीर चौकांगर जी हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी आने वाले हैं प्रोग्राम में। आप सबका बहुत स्वागत सर। बात यूजीसी की करेंगे आपसे। यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट का कल का निर्णय तो आ चुका है। ये तय था कि इस एक्ट पर रोक लगेगी भी, ऐसा माना ही जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने वही किया। लेकिन क्या हंगामा खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। रोक लगती तो हंगामा था, ना लगती तो हंगामा था, तो हंगामा तो जारी है। हालांकि आपको ऊपर ऊपर से सब शांत दिखाई देगा, लेकिन अंदर की बात बताना ही हमारा काम है, वो हम आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इस मामले पर नजर रखे हुए है और जैसे ही इस मुद्दे पर सुनवाई शुरू हुई थी, तो आप याद कीजिए कल आपको बताया गया होगा जस्टिस सूर्यकांत और चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने एक्ट को ड्राफ्ट करने वालों की समझ पर सवाल उठा दिए थे। ये क्या बनाया है भैया आपने? हालांकि इस मुद्दे पर सभी प्रोविजंस पर डिटेल में जिरह नहीं हुई थी और कोर्ट ने कहा था कि जब भेदभाव के खिलाफ कार्रवाई की बात एक धारा 3E में पहले से लिख दी गई, तो फिर धारा 3C को लाने की जरूरत क्या थी जिसमें सारी जातियां बताई जा रही थी। कोर्ट ने कहा कि अगर इस कानून को लेकर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता है तो इसका बड़ा खतरनाक परिणाम होगा। ऐसा कैसे माना जा सकता है कि सिर्फ जाति के आधार पर ही भेदभाव होता है? अपर कास्ट के स्टूडेंट्स के साथ अगर जन्म स्थान, जेंडर, भाषा, किसी भी आधार पर अगर अपर कास्ट के लोगों के साथ भेदभाव होगा तो वो किससे शिकायत करेंगे? अब कोर्ट को जेएनयू समेत देश की कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में सवर्ण समाज के खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ नारे भी लगाए गए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट में एक इंटरिम मेंशन किया और इस मामले पर फिलहाल जो है इसके प्रोविजंस पर रोक लगा दिया। 19 मार्च को इस पर अब आगे सुनवाई होगी। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था कि हम आज़ादी के बाद से आज तक यहाँ एक जाति विहीन समाज बनाने की जितनी भी कोशिशें करके जहां भी पहुंचे हैं, आप क्या उसको रिवर्स कर देना चाहते हैं? बड़ी तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने कल की थी। लेकिन यूजीसी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो हुआ वो सबसे पहले आप जान लीजिए। तो पहले मैं आपको उनकी बात बता रहा हूं जो चाहते थे कि यूजीसी की गाइडलाइंस लागू रहे और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उस पर रोक लगा दी, इससे वो नाराज हैं। तो वहां पर एक हॉस्टल के बाहर जो है बड़ा कल प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। ब्राह्मणवाद का पुतला फूंका गया, बैनरों पर ब्राह्मण मुर्दाबाद लिखा गया। और इस प्रदर्शन में आपको बता दें कि इसका कोई विरोध भी नहीं किया गया। मतलब जेएनयू में एबीपी अदरवाइज काफी स्ट्रांग हो चुकी है, लेकिन जेएनयू, एबीवीपी या किसी और छात्र संगठन की तरफ से इसका विरोध नहीं किया गया। 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक यह विरोध प्रदर्शन चलता रहा। ब्राह्मण विरोधी नारेबाजियां वहां पर होती रहीं। छात्रों ने भाषण में कहा कि इसी तरह ब्राह्मणों और ब्राह्मणवादी विचारधारा ने मंडल कमीशन एक्ट का भी विरोध किया था और इस तरह SC/ST एक्ट का भी लोगों ने विरोध किया था। लेकिन हमें किसी दबाव में नहीं आना है। इस एक्ट को और मजबूत कराने के लिए हमें और जोर देना पड़ेगा। छात्रों ने यूजीसी के नए नियमों में कमेटी को स्वतंत्रता देने की बात भी कही है। तो आप पहले ये देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिनको रास नहीं आया, जो चाहते थे यूजीसी में जो गाइडलाइंस बनाई गई वो लागू रहे, उन लोगों ने जेएनयू में क्या किया है कल देख लेंगे। पूरा सुना दीजिए। हो रहा है, आप देख रहे हैं विरोध हो रहा है। यूजीसी की गाइडलाइंस पर रोक लगाने का विरोध जो है वो किया जा रहा है। अब ये इससे आगे क्या करेंगे, क्योंकि मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट का कल जो रुख दिखा है, लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जो है अब कल जो उसने फैसला दिया है उसमें कोई नरमी बरतेगा, यानी वैसी जो गाइडलाइंस बनाई गई थी उनको दोबारा वो लागू होने देगा। ये तो एक बात, एक पक्ष। अब दूसरा पक्ष, जो लोग यूजीसी गाइडलाइंस का विरोध कर रहे थे, जो चाहते थे कि इन पर रोक लगे, ये सारी की सारी धाराएं वापस हो, ये मतलब ये सारा प्रोविजन ही वापस हो जाए, वो कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दे दिया। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बता दूं बात यहां खत्म नहीं हुई। वो संतुष्ट नहीं है बहुत सारा सवर्ण समाज कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फौरी तौर पर रोक लगा दी है। वो कह रहे हैं इसे जड़ से खत्म करो। ये सरकार लाई थी ना ये प्रोविजंस यूजीसी के माध्यम से, तो ये वापस भी सरकार ले। कोर्ट के कंधे पर रख करके ना बंदूक चलाए सरकार। कोर्ट जो करेगा वो कर रहा है, ठीक किया कोर्ट ने, लेकिन हमें तो ये सारे प्रोविजन वापस चाहिए। ये भेदभाव वाले जाति भेदभाव करने वाले यूजीसी की सारी गाइडलाइंस ये वापस होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, वरना संघर्ष होगा और सड़क पर होगा। अब एक परशुराम सेना है हमारे यहाँ, जैसे करणी सेना थी, करणी सेना ने यूपी में प्रदर्शन का कॉल दिया था। परशुराम सेना ने
जयपुर में एक बड़े आंदोलन की धमकी दी है। इनके अध्यक्ष हैं अनिल चतुर्वेदी। इन्होंने खुली चेतावनी दी है, सरकार ये गाइडलाइंस अगर वापस नहीं लेती, रोल बैक नहीं करती, तो फिर वो सवर्ण समाज को सड़कों पर उतरता देखेगी। लाभ मिला है, लड़ाई लंबी चलेगी। आने वाली 1 फरवरी को शहीद स्मारक जयपुर पर एक बड़ी सभा कर रहे हैं हम, जिसमें स्वर्ण समाज के जितने भी वर्ग, जातियां और समाज आते हैं उस दिन एकत्रित होंगे और हम वहीं से तय करेंगे दल बल सहित कि ये पूरा कानून सरकार जब तक वापस नहीं लेगी तब तक ये लड़ाई हम नहीं रोकेंगे, नहीं समाप्त करेंगे, नहीं खत्म करेंगे और उसी दिन तय करेंगे। तो सरकारें सुन ले, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर माथे पर, लेकिन ये कानून वापस लेना होगा, किसी भी सूरत में लेना होगा। 1 फरवरी को जयपुर की दहाड़ पूरा दिल्ली, पूरा विश्व सुनेगा। तो ये 2 तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर अभी चल रही थी ना, यही है इस वक्त की सच्चाई। एक पक्ष कह रहा है हमें यूजीसी की गाइडलाइन चाहिए, सब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद है, तो एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज है, और दूसरा सवर्ण पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत तो महसूस कर रहा है, लेकिन कह रहा है बात यहीं खत्म नहीं होती, ये पूरा रोल बैक होना चाहिए। मतलब हंगामा जो है पूरा जारी रहेगा। और आगे देखिए सड़कों पर उतर के किस तरीके से आपको लोगों का आक्रोश दोनों पक्षों का वो दिखाई देता है। विजय जी भी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं। विजय जी, ये परिस्थिति है इस वक्त, और ये सुप्रीम कोर्ट के सारे कल के एक्शन के बाद हो रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो भी किया इन लोगों की नजर में वो इररिलेवेंट है। एक कह रहा है गलत हुआ, यूजीसी गाइडलाइन लाओ, दूसरा कह रहा है गाइडलाइन रोल बैक करो। क्या दिखता है आगे आपको? देखिए, सरकार को तो सुविधा हो गई, सरकार की दुविधा खत्म कर दी सुप्रीम कोर्ट ने कि कम से कम फिलहाल जो विवाद हो सकता था, जो और बढ़ता, उसको रोकने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। अब सरकार को देखना चाहिए कि सरकार क्या उस पर रोल बैक कर सकती है, सरकार उसके पास वापस जा सकती है। सरकार को ये भी देखना कि क्या इसकी ज़रूरत पड़ी, इसको बदलाव कल मैं पूछ रहा हूं, आपको लग रहा है दोनों साइड का हंगामा अभी और दिखेगा हमें? बिल्कुल दिखेगा। मुझे लगता है कि वो दोनों ही तरफ का हंगामा दिखेगा। वो तो अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद की बात सुन ली। ऋषिकांत दुबे जी ने कहा कि जो मैंने कहा वो सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो उसके बाद लेकिन मसला ऐसा है कि दुविधा गई नहीं सर, अभी दुविधा दिखाऊंगा मैं, आप दुविधा का इंतजार कीजिए, दिखाता हूं। वो हो रहा है क्योंकि वो इतना बड़ा इशू कर दिया, और मुझे नहीं लग रहा था कि ये यूजीसी का जो काम फैसला किया गया इसकी कोई ज़रूरत थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो ठीक कहा है कि हम एक जाति विहीन समाज की व्यवस्था करें, लेकिन वो तो हो नहीं रही है, वो तो और बढ़ती जा रही है। और सब जो पॉलिटिकल तौर पर यदि ये किया गया कि पिछड़े लोगों के लिए, दलितों के लिए इस कानून में बदलाव किया गया, तो अब सवर्ण समाज जिनको वो टेकन फॉर ग्रांटेड समझते थे, वो क्या उनसे भी मुश्किल होगा। वो अपना दम दिखाना चाहता है। तो ये तो पहली बात है। मैं आप ज्यादा डिटेल में कल क्या कोर्ट ने कहा वो आप लोग क्योंकि बात कर चुके हैं, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। हम तो उसके फॉल आउट की बात कर रहे हैं। तो ये पहला पक्ष था, मतलब इस साइड का आदमी अभी भी संतुष्ट नहीं, उस साइड का आदमी भी संतुष्ट नहीं, दोनों आंदोलन की बात कर रहे हैं। अब सरकार की बात सरने की, तो सरकार ने क्या किया? ऐसा हमने बड़े वक्त के बाद देखा कल सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के किसी फैसले पर रोक लगाई। यूजीसी सरकार का फैसला था ना, कि सरकार के फैसले पर रोक लगाई और सरकार ने कुछ कहा ही नहीं। सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में मौजूद थे कल, आपको मैं बता दूं, वो इस पर रिएक्ट कर सकते थे, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। और सरकार भी ये चाहती ही होगी कि भाई जो भी कोर्ट करते वही करे, आप खामोश रहिए, आप ना बोलिएगा कुछ। सॉलिसिटर जनरल साहब कोर्ट में कुछ नहीं बोले। अब आप याद कीजिए, इस पर अब बीजेपी के नेता सब फैसले का स्वागत कर रहे हैं। सवाल यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, वरना आप क्या करने वाले थे? क्या आप इसको स्टे करते? उससे पहले उनकी सरकार को बचा लिया कोर्ट ने खुद ही स्टे कर दिया। लेकिन अब आप वक्फ बोर्ड याद कीजिए जरा, वक्फ एक्ट बनने के बाद पिछले ही साल सुप्रीम कोर्ट में मामला लेकर के गए बाकी जो प्रतिवादी थे, और वहां सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रोविजंस पर उसके रोक लगा दी, अगले ही दिन रोक लगा दी। और उस वक्त सरकार ने कितना उसका बचाव किया था कि ये नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का सवाल है, आप ऐसे किसी को आप ज्यादा और कुछ नहीं। तो सरकार ये तो कहती ही है कि जब तक आप सुनवाई पूरी ना कर लें, सारे पक्षों को सुन ना लें, तब तक रोक ना लगाइए। इतना तो कोर्ट सरकार बोलती है हर मामले में सुप्रीम कोर्ट में। इस मामले में वो भी नहीं बोला। मतलब सरकार को यह राहत दिख रही थी कि यही रोक लगा दें तो हमारी गर्दन बचे। यह बिल्कुल साफ साफ क्लियर इसमें दिखाई दे रहा, तभी सरकार ने इस पर सुप्रीम कोर्ट में कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब मैं आपको बताता हूं सुर कैसे बदलते हैं, और मैं आगे जो आपको बयान सुनाने जा रहा हूं उसमें आप देखिएगा कि ये सारी पार्टियां जितनी, मैं बीजेपी को शामिल करके कह रहा हूं, सारी पार्टियां इस मुद्दे पर कैसे फंसी हुई हैं।
ना खिलाफ बनते बोलता है ना समर्थन में बनते बोलता है, क्योंकि सबको ये वाला वोट भी चाहिए, सवर्ण वोट। ये बीजेपी का पक्का वोट है, इसका मतलब ये नहीं कि सपा को, कांग्रेस को, बसपा को नहीं चाहिए। मायावती जी ने अभी ब्राह्मणों की बात की, अखिलेश जी लगातार शंकराचार्य की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हम अकेले लड़ लेंगे तो हमको ब्राह्मणों का और वोट भी मिल जाएगा। तो ओबीसी तो चाहिए, लेकिन ब्राह्मण और बाकी अपर कास्ट को कोई साइडलाइन करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए आपको ऐसी घुटी घुटी आवाजें सुनाई देंगी जो मैं अब आपको सुना रहा हूं। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी सरकार समाज के हर वर्ग के सम्मान और अधिकारों का ख्याल रखती है। गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया मोदी जी ने। यूजीसी एक्ट में जो भी गड़बड़ी थी उस पर रोक लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा कदम उठाया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि कोर्ट का यह फैसला भारत की सांस्कृतिक एकता और सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब कोर्ट भारत की सनातन मूल्यों की रक्षा कर रहा है, तो ये गाइडलाइन लाने वाले क्या कर रहे थे? अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा के रक्षा की तो मतलब खतरे में डाला था इन मूल्यों को सनातन के गाइडलाइन बनाने वालों ने, यही मतलब हुआ। सुनिए गिरिराज जी। न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटिशत धन्यवाद, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है और देश के अंदर जब शेड्यूल कास्ट का प्रमोशन का आया था कोर्ट में तो उसका भी समर्थन किया और ईडब्ल्यूएस को जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर, जिसमें सवर्णों को, उसका भी आरक्षण नरेंद्र मोदी ने ही दिया। तो जो लोग राजनीति कर रहे थे वो घटिया राजनीति कर रहे थे और कुछ लोग मुंह पिजा रहे थे। अरे हमारे लिए तो दाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ, बाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ, क्योंकि हमारे जैसे लोग तो भारतवंशियों के लिए ही जीते हैं, मरते हैं, करते हैं। साहब देखिए, बात सीधी सी है। इस मामले में सरकार क्या रिएक्ट करे? वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो है वो आरक्षण दिया था। आरक्षण दिया मोदी सरकार ने, जनरल मतलब वो सबके लिए था आरक्षण, लेस% का। इस मुद्दे पे सरकार ने क्या किया? अब वो जो इसका क्रेडिट सरकार को देना चाह रहे हैं, मेरा सवाल उस पे है। सरकार तो कोई पिक्चर में ही नहीं आई। यूजीसी गाइडलाइन बनाने के बाद सरकार तो कुछ बोली ही नहीं और सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं बोली। लेकिन ये जो फैसला है, इसी सरकार में मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी। अगला भी सुन लें सर, मैं आपको केशव मौर्य जी का सुनाता हूं बयान, यूपी के उप मुख्यमंत्री। उनसे जब सवाल हुआ था, जब हंगामा बढ़ ही रहा था अभी, तो उन्होंने कहा कोई नाराजगी नहीं है सवर्ण वर्ग की। आप क्या बात करते हैं? ये तो जो पीछे छूट गया उसको आगे लाने की बात है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, ये तो भेदभाव बढ़ाने वाली गाइडलाइन बना दी सरकार ने। अब देखिए क्या बोल रहे हैं केशव मौर्य जी। यूजीसी ने जो भी आदेश जारी किया था उसको देश की सर्वोच्च अदालत ने उस पर रोक लगा दिया है। इसलिए इस संबंध में माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी आदेश पे कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। जो आदेश होगा उसका सरकार पालन करेगी। अब वो कह रहे हैं हम टिप्पणी इस पर करें क्या? भाई ठीक बात है, टिप्पणी करें भी क्या, ये सवाल उनका जायज है, क्योंकि जो स्टैंड आप ले चुकी हो उसको, उसके खिलाफ फैसला आ गया है। सर पहले सरकार की बात कर लेते हैं। क्या भूमिका है सरकार की इस पूरे मामले में, अब जब रोक लग गई इस पर सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, कोई क्रेडिट सरकार को जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। देखिए सौरभ जी, 2014 से लेकर 2025 दिसंबर तक की अगर बात करें, 11 साल केंद्र सरकार की बात करें, तो मुझे लगता है ये एक पहला प्रकरण होगा जिसमें सबसे ज्यादा केंद्र सरकार की फजीयत हुई है। और सरकार के जो समर्थक वर्ग है उन्होंने ही सरकार की सबसे ज्यादा फजीयत करवाई है। सरकार, यूजीसी का नियम आएगा, सरकार को पता नहीं था। छात्र लोग सोशल मीडिया पे तमाम तरह के इसके लेकर आंदोलन चल रहा था, सरकार को लेकर घेरने की कोशिश। सरकार ने एक बयान दिया इस मामले को लेकर, सरकार ने पूरी तरह चुप्पी साध ली और यह कह देना कि यूजीसी ने किया, यह सरकार ने किया है। सरकार को बचाने की कोई जरूरत नहीं है, यूजीसी का कोई काम नहीं है, सरकार का काम है। एचआरडी मंत्री जिम्मेदार है और केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। केंद्र सरकार की कोशिश थी कि चुपचाप से इसे लागू कर दो। सवर्ण का तो वर्ग वोट अपने साथ बना हुआ है, अपने खुटे से बंधा हुआ है, वो तो लाचार है, कहीं जाएगा नहीं। तो अब जो ओबीसी एसटी है उनके वोट को मजबूत कर लो, तो इस बहाने हम लंबे समय तक अपनी राजनीति को कर लेंगे। लेकिन सरकार भूल गई कि भाई कि एससी एसटी और ओबीसी को लेकर आपने जिस तरीके से एक मनमाना फैसला किया था यूजीसी के अंदर,
सवर्ण वर्ग ने जिस तरीके से इसका विरोध सोशल मीडिया पर किया, तमाम तरह के आंदोलन शुरू हो गए, सरकार को उससे चेतावनी मिलने लगी, उसके बाद भी सरकार चुप रही। और जब सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले को रोका तो गिरिराज सिंह आके बयान देते हैं, निशिकांत दुबे बयान देते हैं। भगवान सब करे भाई गिरिराज सिंह जैसा नेता न बनाए कि ऐसी मजबूरी स्थिति हो जाए कि जब बोलना हो तब आप चुप रहो, और जब सरकार मन में सबके रहा होगा, सब सवर्ण समाज के सबके मन में रहा होगा, लेकिन बोले कैसे? सरकार का ही फैसला था ना। यूपी के कुछ विधायक बोल रहे थे, एक आधे सांसद बीजेपी के बोल रहे थे, मंत्री नहीं बोल सकता। मंत्री बोला ना, पार्टी का किसी प्रवक्ता नहीं बोला इस संदर्भ में। मतलब इस मामले में राहत केवल सवर्ण समाज को नहीं मिली है, सरकार को भी मिली है। सरकार नहीं, सरकार तो नहीं चाहती थी। अगर सरकार चाहती थी सरकार इसको लेके नहीं आती, सरकार को झटका लगा है। सरकार तो चाहती थी कि ये कंटिन्यू रहे, सरकार की मंशा तो यही थी ना, तभी सरकार लेके आई थी। मुझे लग रहा है सरकार अब चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे। नहीं, सरकार तो क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को जा रहा, सरकार को तो नहीं जा रहा ना। अरे आप सरकार खुद क्रेडिट लेती कि भाई गलती हो गई हमसे। आप रिवर्स सोचिए जरा, अगर सुप्रीम कोर्ट रोक ना लगाता तो सरकार ही तो घिरी हुई थी ना इसमें। ये आंदोलन तेज होता रहता, सरकार के खिलाफ ही तो आंदोलन हो रहा था ना। तो सर सरकार को बचाया सुप्रीम कोर्ट ने। पर क्या सच में बचाया सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को? अब 19 तारीख को सरकार को जवाब देना है। सॉलिसिटर जनरल क्या बोलेंगे? भाई कोर्ट ने नोटिस दिया है केंद्र सरकार को कि आपको 19 मार्च को आके जवाब देना है इस पे। तो क्या बोलेंगे सॉलिसिटर जनरल वहां पे? इधर बोलेंगे तो भी फंसेंगे, उधर बोलेंगे तो भी फंसेंगे। जो गिरिराज जी बोल रहे थे कि एक हाथ में दर्द हो रहा है, दूसरे हाथ में दर्द हो रहा है, दोनों हाथों में दर्द होगा। यूजीसी के ऊपर डालेंगे? नहीं, अभी दोनों हाथों में के ऊपर डाल देंगे। यूजीसी किसके अंदर है? एजुकेशन मिनिस्ट्री। किसी को तो बलि का बकरा बनाना है ना। तो सरकार ये तो कह नहीं सकती कि शिक्षा मंत्रालय ने तो क्या आप शिक्षा मंत्री को बलि का बकरा बनाएंगे? भाई अल्टीमेटली यूजीसी अंडर एजुकेशन मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्टर आपका है, तो क्या आप धर्मेंद्र प्रधान को बलि का बकरा बनाने के लिए तैयार है? ये भी सोचना होगा सरकार। अरे ये प्रोटेस्ट वाली जो बात है, आप सवर्ण समाज तो भी खामोश नहीं हुआ नहीं, कैसे? और दूसरी तरफ के लोग आक्रोशित और हो गए जो चाह रहे थे यूजीसी गाइडलाइन। ये तो होना ही था ना, जो आपने जिसे ओवरसाइट कहते हैं। आपकी यूजीसी ने गाइडलाइन बना दी, आपके मंत्री ने नहीं देखा, आपके सेक्रेटरी ने आपको नहीं बताया, आप कुछ बताया नहीं, हो गया वो गाइडलाइन सामने आ गई। अब आप फंस गए। आप इधर करेंगे तो उधर का अभी भी फंसे हुए हैं, आप कह रहे हैं बुरी तरह से, इस वक्त बुरी तरह से फंसे हुए हैं। सरकार क्या करेगी इसको लेकर बड़ा मुश्किल। ये अभी हमने बीजेपी की आपको दुविधा में दोनों गए, माया मिली राम, वो स्थिति है सरकार की। तो माया जी का बता दूं फिर मैं? हाँ, माया जी का। अभी बीजेपी की बात की, मैंने कहा आपको सारी पार्टियों बताएंगे, फंसी केवल बीजेपी नहीं है, सारे फंसे हुए। मायावती जी थोड़ा कम। मायावती जी ने पोस्ट किया, एक्स पर पोस्ट किया सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, और लिखा कि जो भी नए नियम लागू किए गए उससे सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा हो गया था। ऐसे हालात को मद्देनजर रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने का आज का फैसला उचित है। उनको लग रहा है फैसला ठीक है। अब आप समझिए कि मायावती जी क्यों उनको ये ठीक लग रहा है फैसला। मायावती जी तो दलितों की राजनीति करती हैं, इसी वजह से उनको ठीक लग रहा है, क्योंकि दलित का मामला ये था ही नहीं, शुरुआत से ही नहीं था। ये पूरा प्रकरण एससी एसटी का था ही नहीं, ये ओबीसी का मामला था। ये ओबीसी बनाम सवर्ण हो गया था। इसीलिए मायावती जी को ये कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका समर्थक नाराज नहीं है। वो पहले खुश था, गाइडलाइन बन गई तो खुश था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी तो भी उसको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बहुत सेफगार्ड्स एससी एसटी समाज के लिए हमेशा से हमारे देश के अंदर रहे हैं। तो ओबीसी, चूंकि मायावती जी ओबीसी की राजनीति करती नहीं है, इसलिए उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब टीएमसी भी राकेश जी दिखा दूं, फिर मैं आ रहा हूं। तृणमूल कांग्रेस, ये मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ठीक फैसला किया है, क्योंकि यूजीसी का दिशा निर्देश असंवैधानिक था। और बोलने वाले भी वो जिनकी नाक पे गुस्सा धरा रहता है और जबान ऐसी तीखी, कल्याण बनर्जी, वो कह रहे हैं कि यूजीसी ने गलत किया था, ये सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया। तो अच्छा हुआ, वो तो हम लोग का बात ही था, इसको बंद करना है। अब अच्छा, पिछले बार देखा है तो वक्फ बिल में बहुत सा प्रोविजन को स्टे कर दिया। अभी एसआईआर में देख रहा है जो बंगाल में बहुत सा चेंज कर दिया है, और फिर चेंज करेगा। ये कोई तुगलकी राजत्व नहीं चलेगा। देश का सबको मानना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन मान के ये नहीं चलेगा, उसका बात खारिज करना ही सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैं राकेश जी समझना चाहता हूं सर, ममता बनर्जी की पार्टी जो है वो क्यों स्वागत कर रही है सुप्रीम कोर्ट के इस पर रोक लगाने का? कारण ये है कि उनको अपने सेंटर एजेंसी के खिलाफ जो स्टैंड उन्होंने ले रखा है ना, उसको कायम रखना है। यदि वो यूजीसी के नियम के समर्थन में चले जाएंगे तो एसआईआर और ईडी को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप और जो लड़ाई चल रही ममता बनर्जी की, वो कमजोर हो जाएगी। ये कहा जाएगा कि आप सुविधाजनक तरीके से एजेंसियों का समर्थन भी करते हैं और
विरोध भी करते हैं। तो यूजीसी के नियम के विरोध में खड़े होकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सेंट्रल एजेंसियों के खिलाफ जो उनका विरोध है वो यथावत रहेगा। आप जो एक विषय में और कहना चाहूँगा कि सत्ता और विपक्ष की बात करें कि सत्ता के लिए फायदेमंद, विपक्ष के लिए फायदेमंद। देखिए, सत्ता और विपक्ष दोनों की स्थितियां हो गई हैं एक लोकोक्ति की तरह कि भाई गति सांप छछुंदर केरी, उगीलत बने न लीलत केरी। ना वो उसको निगल सकते हैं और ना उगल सकते हैं। ये सरकार के लिए क्या सरकार विपक्ष दोनों, विपक्ष में कौन स्पष्ट तरीके से बोल रहा है? अखिलेश भी बोल रहे हैं, वही सारे गोल गोल बोल रहे हैं। बिल्कुल। और आप देखिए मजेदार क्या है, जो अभी तक यूजीसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं बोल रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री क्या बोल रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, तीसरी पंक्ति में सुप्रीम कोर्ट जी, इन तीनों का धन्यवाद दे रहे हैं। तो पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी पंक्ति देखिए ना आप। फिर आप शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं। पहली बार शिक्षा मंत्री को बकरी की तरह सजा बजा के स्टेटमेंट देने के लिए प्रस्तुत किया जा चुका है। इससे अब आप सोचिए कि आगे सरकार क्या कदम उठा सकती है। आपकी बात बहुत हद तक सही है कि कोई एक बलि का बकरा बनेगा, उसमें यूजीसी वाला क्योंकि फेमस चेहरा नहीं है, जो यूजीसी के अपने कार्यकारी चेयरमैन हैं, वो भी शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री अफसरों पे जाएगी बात सर। हाँ, वही हम बोल रहे हैं कि वो शिक्षा मंत्री भी हैं और यूजीसी के कार्यकारी मैंने चेयरमैन आपको बताया बीजेपी की दुविधा आपने देख ली कि इसका श्रेय भी किसी तरह सरकार को दिया जाए, जबकि सरकार का कोई रोल नहीं है इसको रोकने में। आपने मायावती जी को सुन लिया, मायावती जी स्वागत कर रही हैं, उनकी राजनीति को सुहाता है। हमने आपको भी बता दिया सर ने क्यों स्वागत कर रही है ममता बनर्जी, क्योंकि वो हर चीज जिसमें सरकार पिट रही हो, केंद्र सरकार या उसका कोई नुकसान होता दिखे, वो उसका स्वागत करेंगी। अब आते हैं कांग्रेस और सपा की बात। कांग्रेस पार्टी के बारे में मैंने जो पढ़ा था जब ये विवाद चल रहा था, कांग्रेस के अंदर एक बड़े धड़े की राय ये थी कि हमें यूजीसी के साथ जाना चाहिए, मतलब हमें ओबीसी का एससी एसटी के साथ खड़े होते हुए दिखना चाहिए इस फैसले पर, और सरकार को अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाता है तो फिर हमें मतलब कहना चाहिए कि नहीं, ये सरकार इसको बचाए। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट ने लगाई तो कांग्रेस का एक पक्ष ये चाहता था कि वो सरकार को घेरे कि तुमने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया कोर्ट के अंदर। लेकिन कांग्रेस भी स्वागत कर रही है, कांग्रेस भी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो ठीक किया। ये बीजेपी की सरकार धर्म, जाति, वर्ग के नाम पर समाज में संघर्ष पैदा करना चाहती थी ये गाइडलाइंस ला करके। सरकार का काम है कहीं आग लगी हो तो जाति धर्म के नाम पर तो उसे रोके। भाजपा की सरकार जाति धर्म वर्ग के नाम पर संघर्ष इसलिए कराती है कि लोगों की वास्तविक समस्या से ध्यान हट जाए। यही कराया थे इन्होंने। मैं कहना चाहता हूं इस सरकार की मंशा को भांप के सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई मैं उसका स्वागत करता हूं। अब सर अगर मैंने यही सुना था कि कांग्रेस में एक पक्ष आता है कि गाइडलाइंस के साथ हो, ये तो स्वागत कर रहे हैं रोक लगने का, क्या इनकी क्या मजबूरी है? वो दोनों जगह वही मजबूरी है ना, दोनों वोट बैंक को साधने की कोशिश है। प्रमोद तिवारी जी बोल रहे हैं तो वो भी वही बात है, कांग्रेस में भी यही है, क्योंकि उनका वोट बैंक तो नारायण दत्त तिवारी के बाद से सवर्ण वोट पूरा का पूरा खिसक ही गया। और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं समझ पाई कि जो कांग्रेस सवर्ण वोट को टेकन फॉर ग्रांटेड समझती थी, उनके पास वो नहीं बचा, तो क्या वो बीजेपी के साथ रहेगा? वो सोच रहे थे कि हमारे पास ये वोट तो टेकन फॉर ग्रांटेड है, इस तरह से काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी कांग्रेस में भी एक बड़ा हिस्सा है जो चाहता है कि यूजीसी के साथ चले। बीजेपी में भी ऐसा है बड़ा हिस्सा, ऐसा नहीं है ना कि ये कोई सेक्रेटरी ने कर दिया फैसला। यूजीसी में का जो फैसला है वो सरकार के एक बड़े हिस्से को सपोर्ट करता है उसको कि भाई इस तरह से होना चाहिए। लेकिन जब बीजेपी तो बनना चाहती है ओबीसी पार्टी, वो तो कहता हाँ, तो फिर फैसला तो उन्होंने ही किया ना। लेकिन जब सवर्णों का दबाव उन पर आया और लगा कि ये बड़ा झटका हो सकता है तो वो तुरंत विड्रॉ कर लिया। अब विड्रॉ आप कह नहीं सकते कि भाई सुप्रीम कोर्ट में चुप रहे, इसका मतलब क्या तय हुआ सर? सवर्ण वोट जो है सबको चाहिए, सबको नाराज कोई नहीं करना चाहता, नहीं चाहता, और वो ताकतवर वोट है। इसको ये समझिए कि सवर्ण समाज इस सोसाइटी का सबसे ताकतवर हिस्सा है। ये इस फैसले को और इस पूरे मसले को बताता है। आप फिर सपा की बात कर लेता हूं सर, आ रहा हूं एक मिनट। समाजवादी पार्टी दो सुर में बोल रही है। आपने सुना कांग्रेस ने समर्थन किया, मायावती जी ने रोक लगने का समर्थन किया, बीजेपी समर्थन कर रही है। अब बीजेपी कह रही है कि कोई भेदभाव नहीं होने दिया गया। अब देखें आप, मैं आपको पहले अखिलेश जी के बारे में बताता हूं। अखिलेश यादव ने पहले पोस्ट किया एक, उन्होंने कहा कि बीजेपी समाज को बांटने का मौका खोजती है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया वो ठीक है, ये सुनिश्चित होना चाहिए कि भेदभाव किसी के साथ ना हो, और अगर कोई दोषी है तो वो बचे नहीं, अगर कोई निर्दोष है तो वो फंसे नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट पर एग्जैक्टली जो उनका कोर्ट है वो ये है कि सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं होता, माननीय न्यायालय यही सुनिश्चित करता है। मतलब वो कह रहे हैं कि न्याय किया सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा करके, तो ये भी समर्थन में थे कि भाई ये गाइडलाइन जो है नहीं जानी चाहिए। तो इनकी बात आप सुन लीजिए
लेकिन फिर जो इनके चाचा जी हैं राम गोपाल जी, वो बड़ी दूर की बात कर रहे हैं कुछ। पहले अखिलेश जी को सुनिए। हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना, दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना, दोषी बचे ना, दोषी जो हो वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो, ये हम सबका यही मानना है। ऐसा इसलिए लगता है कि कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग हैं, देश की सारी नौकरियों में और सब पर कब्जा करना चाहते हैं, कहीं वो हट न जाएं, इसलिए और कुछ नहीं। जी, तो अखिलेश जी ने कहा कि न्याय कर दिया न्यायालय ने, और ये कह रहे हैं, इनका पूरा बयान मैंने सुना है रामगोपाल जी का, इन्होंने कहा यूजीसी ने कुछ गलत नहीं किया, यूजीसी जो गाइडलाइन लाई ठीक लेकर के आई है। और आगे उन्होंने बात क्या कही, नाम नहीं ले रहे, कह रहे हैं ये सवर्ण जो विरोध करने वाले हैं यूजीसी का, वो कौन है? वो सवर्ण समाज है जो देश की सारी नौकरियों पर कब्जा करना चाहता है और वो कब्जा छूट ना जाए, इसीलिए वो यूजीसी की गाइडलाइंस का विरोध कर रहा है। तो क्या ये यहाँ ये डुअल गेम खेल रही समाजवादी नहीं, पार्टी? बहुत समझदारी से खेल रही है सर। अखिलेश यादव ने जो अपनी बात कहनी थी, उन्होंने दो नावों पे पैर रखने की कोशिश की। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको सबको वोट साधना है, तो उन्होंने घुमा घुमा कर बात की, ना इधर झुके ना उधर झुके, और दोनों को मैसेज देने की कोशिश की है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी का जो स्टैंड है, वो उन्होंने राम गोपाल यादव के मुंह से कहलवा दिया है कि भाई जैसे प्रमोद तिवारी ने कांग्रेस के लिए कह दिया, राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली, पार्टी ने चुप्पी साधी, प्रमोद तिवारी से कहलवा दिया है कि भाई ये जो हुआ ये सुप्रीम कोर्ट ने किया ठीक क्या है। राहुल गांधी जो हर बात पर ओबीसी की बात करते हैं कि भाई केंद्र सरकार में कितने एससी एसटी ओबीसी है, हर जगह ओबीसी की गणना करते हैं, क्या वो राहुल गांधी अपर कास्ट के साथ जाएंगे? और राहुल गांधी समझदार आदमी ने कहा है कि आप ना बोलना, अभी चुप रहने को कहा है। वो कह रहे हैं कि उनका अभी उनके ऊपर कितना नहीं फूट रहा है ना सर, तो उन्होंने कहा अभी चुप्पी रखो, दो जबान बोल रही है सर। नहीं, समीर जी कह रहे हैं कि अखिलेश जी दो नाव में सवारी कर रहे हैं। मेरा तो जो इनकी बयान है उससे स्पष्ट लग रहा है कि वो तट पे खड़े हैं और तीनों नाव सामने खड़ी हुई, वो किसी नाव पे सवार नहीं हो रहे, वो नाव को ये प्रतीक्षा करवा रहे हैं कि हम किसी एक में चढ़ सकते हैं। यानी कंफ्यूजन, वो सवर्ण, ओबीसी और एससी एसटी तीनों के सामने ये विकल्प बन के खड़े हैं कि देखो हम तीनों के साथ है और तीनों के साथ नहीं है। उन्होंने जो बयान दिया है, आप देखिए कितना बढ़िया जलेबी उन्होंने बनाया है कि हर आदमी ये समझे कि अखिलेश जी उनके पक्ष में बोल रहे हैं, जबकि अखिलेश जी बिल्कुल डिप्लोमेटिक तरीके से बोल रहे हैं कि ना तो ओबीसी नाराज हो, ना एससी एसटी को मैसेज जाए, और यदि नया गठजोड़ हमें बनाना है, मायावती के एजेंडे को कुंद करना है, सवर्णों को लेना है, तो उसमें सवर्ण भी नाराज नहीं होने पाए। एक छोटा सी टिप्पणी ये बताऊंगा कि भाई ये कहना बिल्कुल गलत है कि स्वर्ण जो है वो सरकारी नौकरियों पर काबिज हैं। अगर आप रिजर्वेशन के हिसाब से देखें तो 27% ओबीसी, ठीक है, 15% एससी, 7.5% एसटी और ईबीसी जो ईडब्ल्यूएस जो है 10%। कैसे काबिज? अभी राहुल जी से पूछ लेते, राहुल जी पूरी डिटेल दे देते। नहीं, एक चीज और है सौरभ भाई, एक आंकड़ा और मैं बताता हूं। अभी राहुल जी ने बताया संक्षिप्त में, शिक्षा मंत्रालय का आंकड़ा है कि 2019 से 23 तक 14,000 स्टूडेंट केंद्रीय विद्यालय, आईआईटी और आईआईएम से एससी एसटी ओबीसी के ड्रॉप आउट हुए हैं। मैं आपको बताऊं, शंकराचार्य जी ने आज बड़े तीखे बोल दिए योगी आदित्यनाथ के लिए, मतलब बड़ी दूर ले गए हैं बात को। अब यहां से लौटेंगे कैसे पता नहीं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मैं आपको और देना चाह रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरे को लेकर जानकारी आई है। 7 फरवरी को मलेशिया जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री का एक बड़ा कार्यक्रम होगा, सलामत दातांग मोदी जी, इस नाम से कार्यक्रम में प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। 10-12 हजार लोग इसमें शामिल होंगे। अब ये खबर इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हमें बताएंगे हमारे इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। मलेशिया का दौरा क्यों इतना अहम है, अभी हम जो कुछ देख रहे हैं दुनिया में घटते हुए उसके बीच में, देवेंद्र? और उसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये देखें कि जो ये सलामत दातांग मोदी जी, मतलब ये कि मोदी जी आपका स्वागत है, मलय भाषा में इस बात को कहा जाता है। मलेशिया के हिसाब से देखें तो इंडियन कम्युनिटी तकरीबन 20 लाख की आबादी वहाँ पे रहती है, और बड़ी आबादी ये है उनमें से जो कि तमिल मूल के हैं, और तमिलनाडु का भी कैसा सिग्निफिकेंस है समझा जा सकता है। दूसरा, आसियान के हिसाब से मलेशिया हमेशा ही भारत को बहुत तरजीह देता रहा है। हालांकि हाल के दिनों में आप देखें तो बीच में जो एक रिश्तों में बहुत ज़्यादा ठंडक आ गई थी, खासतौर पर महाथिर के शासनकाल के दरमियान, उसके बाद से फिर से एक इम्प्रूवमेंट का दौर नज़र आ रहा है। तो उस कंडीशन में
इस दौरे को और ज़्यादा गर्मजोशी वाला माना जा रहा है कि पीएम के इस दौरे के बाद शायद रिश्तों में और ज़्यादा प्रगाढ़ता आएगी और इतनी बड़ी इंडियन कम्युनिटी, तकरीबन 10,000 के आसपास लोग वहाँ पे रहेंगे, जो कि मलेशिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन सेंटर है। वहाँ पर पीएम मोदी जब भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे, मलेशिया में तमिल आबादी, बड़ी आबादी वहाँ पर रहती है, तो समझा जा सकता है कि इसके चौतरफा मतलब कितने अलग अलग क्षेत्रों के हो सकते हैं। जी देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका। अभी इस पर हम लोग और आगे जब डिटेल में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, तो और इस पर हम चर्चा करेंगे। आप एक तो बात देख ही रहे ना, मुस्लिम दुनिया को गोलबंद करने की कोशिश हो रही है। ये 8 देश एक साथ चिट्ठी लिख के बताते हैं बोर्ड ऑफ पीस में जा रहे हैं, गाजा के लिए जो है एक अलग से मुस्लिम देशों का एक गुट तैयार हो रहा है। उस सब के बीच में एक मुस्लिम देश में प्रधानमंत्री का जाना, मुस्लिम देश ही है ना सर मलेशिया, उसकी हम लोग आगे और डिटेल में बात करते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था शंकराचार्य जी वाली खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अभी मुक्तेश्वरानंद जी के बीच जंग जो है अब घमासान महासंग्राम की तरफ बढ़ गई है। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ पर बड़ी बात बोली, बड़ा हमला बोला। आपको मालूम है कि वो माघ मेले से नाराज होकर प्रयागराज से वाराणसी आ गए। यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, और यहां अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि मैंने तो प्रशासन को शंकराचार्य होने का प्रमाण दे दिया, अब योगी जी खुद को असली हिंदू साबित करें। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ 40 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश में गौ हत्या रोके, गाय को राजमाता घोषित करें, वरना 10-11 मार्च को लखनऊ में एक बड़े संत समागम में हम योगी आदित्यनाथ को नकली हिंदू कह देंगे। उनका नाम लिए बिना अभी मुक्तेश्वरानंद योगी आदित्यनाथ ने उनको कालनेमी कहा था, ऐसा माना गया कि उन्हीं के लिए कहा था, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं दिया। तो अब शंकराचार्य जी भी योगी आदित्यनाथ को कालनेमी कह रहे हैं। सुन लीजिए। मुख्यमंत्री ने कालनेमी शब्द का इस्तेमाल किया था, इसीलिए हमारा ध्यान गया। मुख्यमंत्री देखिए, हम लोगों के पास तो उतने गुप्तचर नहीं है, उतने संसाधन नहीं है कि हम जान सकें कि समाज में कहाँ क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री के पास सब संसाधन होता है, तो उन्होंने कहा कि कालनेमी घूम रहे हैं, तो हमको लगा कि अरे ये तो बड़ा हमारे हिंदू समाज के लिए घातक है, कालनेमी घूम रहे हैं, तो कालनेमियों की पहचान करनी चाहिए। तो इसीलिए हमने सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से ही पूछा है कि आपने कालनेमी शब्द का प्रयोग किया, आप पहले अपने आप इस आरोप से बरी हो जाइए, फिर और लोगों को हम परीक्षण करें। तो सबसे पहले उन्हीं पर टेस्टिंग होगी कि क्या वो कालनेमी तो नहीं है, और अगर हैं तो फिर उनको समाज में कैसे घुले मिले रहना देना पड़ेगा। इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया और आप उनके लिए अब कर नहीं, उन्होंने किया ना, उन्होंने तो नाम नहीं बताया ना, वही है कालनेमी। कौन है वो? कौन है कालनेमी? तो इसलिए परीक्षण तो करना पड़ेगा ना। तो जो सबसे बड़ा हिंदू अपने आप को कह रहा है, सबसे पहले उसी से परीक्षा होगी। जो शंकराचार्यों की भी परीक्षा ले रहा है, वही तो सबसे बड़ा हिंदू हो गया। तो सबसे बड़ा हिंदू के रूप में जो अपने आप को निरूपित कर रहा है, उसी से हमने पूछा है। आने की कोशिशें भी हुई हैं, अधिकारियों ने संपर्क किया, ये भी कहा गया कि तो हो गया। अब तो हमने आदित्यनाथ जी से उनके हिंदू होने का प्रमाण मांगा है, 40 दिन का समय दिया है उनको। 40 दिन में अपने आप को सच्चा हिंदू सिद्ध करने का मौका है। फिर वो कहा उन्होंने कि हम संत समागम बुला करके योगी जी को नकली हिंदू घोषित कर देंगे, हमने तो अपने आप को शंकराचार्य स्थापित जो है बता दिया। मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंडर देता हूँ, क्योंकि इस जो मैं आपको बताऊंगा उसके बाद तो होना ये चाहिए था कि इनके शंकराचार्य जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी का शंकराचार्य जी, इनको कोई लोग नहीं मानते, तो उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा होना चाहिए था। हुआ ये कि ये 28 तारीख को माघ मेला छोड़ के वाराणसी आ गए बिना स्नान किए। 2 स्नान इन्होंने नहीं किए, पूर्णिमा का स्नान भी आने वाला है, उसके लिए भी वो नहीं जा रहे हैं। खबर है कि 28 तारीख को ही जब ये आए थे, उससे पहले लखनऊ से 2 बड़े अधिकारियों ने इनसे संपर्क किया। ये सब इनके तरफ के लोगों ने बताया है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के तरफ के लोगों ने बताया, सरकार ने नहीं, कि लखनऊ के 2 बड़े अधिकारियों ने महाराज जी से संपर्क किया और उनसे कहा कि आप पूर्णिमा का स्नान करके जाइएगा, आपका हम स्नान हम कराएंगे। तो इन्होंने 2 शर्तें रख दी। इन्होंने कहा कि पहले तो जो लोग जिम्मेदार थे हमारा स्नान रोकने के लिए और हमको नोटिस देने के लिए, वो हमसे वो माफी मांगे और लिखित में माफीनामा हमको दें, और दूसरा, आप चारों शंकराचार्यों के लिए अब कभी भी स्नान होगा तो उसका एक प्रोटोकॉल पहले से बताइए कि ये प्रोटोकॉल है, शंकराचार्य का स्नान ऐसे किया जाएगा। अब इस पर कहते हैं कि जवाब ये दिया गया कि साहब हम खेद व्यक्त कर सकते हैं, माफी नहीं मांग सकते, और लिखित में तो बिल्कुल माफी नहीं मांग सकते। ये 28 तारीख की बात है जिस दिन ये आ गए थे। अब ये आए क्यों थे, ये इसकी कहानी है उससे थोड़ा और पहले की, 27 तारीख की। 27 तारीख की शाम को इनके जहां ये धरने पर थे उसके बगल में एक और कैंप में कुछ अधिकारी गए इनसे बात करने के लिए, लेकिन उसमें ना ये स्वयं गए और ना इन्होंने अपने लोगों को भेजा, इन्होंने किन्हीं और सन्यासियों को जो है उनको वहां पर भेजा।
और वहां पर भी ये बात उनसे कही गई थी। तो वहां चूंकि प्रशासन ने कहा कि साहब ठीक है, जो हो गया वो नहीं होना चाहिए था, हमें खेद है, तो उससे इतने सॉफ्ट हुए कि इन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया। लेकिन नाराजगी पूरी गई नहीं। अब ये जो है सीधे डायरेक्ट योगी आदित्यनाथ के साथ जो है आर पार के उसमें मूड में आ चुके हैं शंकराचार्य जी कि अब असली हिंदू कौन है ये साबित होगा, या तो आप रहेंगे, असली हिंदू आप रहेंगे या हम रहेंगे। यहां पर बात पहुंच गई है। अब मेरा सवाल इसमें यह है कि अगर अधिकारियों को फोन ही करना था या अधिकारियों को जाकर के इनसे बात ही करनी थी, तो फिर ये सब हुआ ही क्यों कि इनको नोटिस दिया जाएगा, इनसे पूछा जाएगा कि आपको क्यों ना हम मेला से हमेशा के लिए बैन कर दें? ये सब क्यों किया गया था राकेश जी? देखिए, मैं शंकराचार्य जी की एक बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जिन अधिकारियों ने उस घटने को अंजाम दिया उसके लिए उनको क्षमा मांगना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल क्षमा मांगना चाहिए। लेकिन दो बड़े महत्वपूर्ण विषय कि 28 तारीख को कैंप के अंदर जो आप बता रहे थे कि वहाँ बातचीत हुई है, उस पर उन्होंने ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं है। उनको अंदाज़ा लग गया कि 11 दिन में मौखिक समर्थन तो मिल रहा, लेकिन ज़मीनी समर्थन उनको नहीं मिल रहा। इनको एक भी शंकराचार्य क्या इस दुर्व्यवहार के चलते इनके पास आके बगल में बैठा क्या? या कोई भी ऐसा प्रमुख संत महामंडलेश्वर या मंडलेश्वर आके बैठा क्या? क्या अखाड़ा परिषद इनके समर्थन में उतर के आया, इनके बगल में बैठा क्या? नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देखिए, शंकराचार्य ये हैं, लेकिन आज की डेट में हिंदुओं के सबसे बड़े नेता योगी आदित्यनाथ जी बन चुके हैं। तो ऐसे में इनको लगा कि ये समर्थन 15 फरवरी तक ये समर्थन। मेरा सवाल नहीं, मैं अब फिर बताता हूँ आपको। देखिए 28 को कह रहे, 28 को लखनऊ से फोन गए उनके पास, ऐसा दावा। मैं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कोट कर रहा हूँ जिसमें इनके सहयोगियों को कोट किया गया। उस 28 को तो ये चले गए तब की बात। 27 की शाम को वो कह रहे हैं मेला अधिकारी, अपर मेला अधिकारी और मेला प्रशासन के और अफसर मीटिंग के लिए गए। शंकराचार्य इस मीटिंग में नहीं आए। उनकी तरफ से बात करने के लिए प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर के महंत श्रीधरानंद ब्रह्मचारी जी गए और वहां पर प्रशासन ने यह कहा कि मौनी अमावस्या के दिन क्राउड मैनेजमेंट की वजह से आपका स्नान नहीं हो पाया, इसका हमें दुख है। आप जब चाहें आपकी पारंपरिक मर्यादा के अनुसार हम पालकी समेत आपको ससम्मान स्नान के लिए कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और भविष्य में 4 मान्य पीठाधीश के शंकराचार्यों को ससम्मान परंपरागत स्नान में सतर्कता और सहयोग का हम वचन देते हैं। ये बातें कही गई हैं। तो इनको क्यों मना रहा था प्रशासन? और मना रहा था तो नोटिस क्यों दिया था? मैं कह रहा हूं, इन्होंने ये भी बताया था छोड़ने से पहले, जो इन्होंने एक छोटा सा संबोधन दिया उसमें उन्होंने कहा कि हमें ये कहा गया था कि आप स्नान करने चलिए, हम आप पे पुष्प वर्षा करेंगे। हाँ, ये भी प्रशासन ने ऐसा इनकी तरफ से कहा गया कि ऐसा प्रशासन ने कहा। लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से ये आउटपुट आया है क्या? तो डिनाई भी नहीं किया प्रशासन ने। तो प्रशासन ने डिनाई भी नहीं किया, क्योंकि प्रशासन डिनाई क्यों करेगा? या आपको नहीं लगता कि प्रशासन ने इनको मनाया होगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा प्रशासन ने मनाया होगा, लेकिन यदि ये इतने अडिग थे और अब लखनऊ में जाके इनको धरना करना है, तो प्रशासन के कैंप के अंदर की गई बातों पे इन्होंने धरना क्यों खत्म किया? नहीं खत्म करना चाहिए, क्योंकि इनको लगा कि 15 फरवरी के बाद मैं सिर्फ अकेले बैठा रह जाऊंगा और किसी तरह का जो जमीनी समर्थन नहीं मिल रहा, इसलिए ये काशी गए और काशी में जाके अब ये आमने सामने ललकारने का प्रयास कर रहे हैं। सीधे और ये इसमें आपको यूपी सरकार और प्रशासन का रुख जो है वो क्या बता रहा है? जैसे अभी पिछले वाले हम सेगमेंट में चर्चा कर रहे थे, यूजीसी ने गलती की थी, वैसे यहाँ पर प्रशासन ने गलती की। बिल्कुल बराबर है। तो अब दोनों की गलती सुधार होने की बात है। आपको लगता है प्रशासन ने मनाया होगा इनको? प्रशासन ने मनाया होगा और कहा होगा, क्योंकि सरकार को लगा होगा पहले कि इसको ऐसे ही कर देंगे, चल जाएगा, लेकिन वो बढ़ गया मामला। सपोर्ट में लोग, उप मुख्यमंत्री बोले केशव, हाँ, और पार्टी के बहुत सारे लोग बोले, समर्थन में आ गए, सारा समर्थन में आ गए। और आरएसएस बीजेपी में बहुत सारे लोग उनके समर्थन में थे कि भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसका दबाव सरकार पर रहा होगा। मैं मुख्यमंत्री जी को नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री जी, लेकिन सरकार पर दबाव रहा। मुख्यमंत्री जी की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा होगा कि भाई देखिए इसको सुलझाइए, कैसे सुलझाना है मामले को। झगड़ा खत्म कम तो नहीं हुआ, बढ़ गया। हाँ, लेकिन वो वहां से चला, अब ये तो आगे आए ना, वहां बैठे रहते तो और झगड़ा बढ़ा रहता ना। अच्छा, कम से कम वहां से मूव कर गए, वो राहत हाँ, वहां से आगे, अब आगे चलेगा। द्वारका पीठ जो है, द्वारका शारदा पीठ है, उसका सदानंद महाराज ने, जो शंकराचार्य है, उन्होंने उनका समर्थन किया है व्यक्तिवशन का। और ये तो सत्ता का अहंकार है, ये संगठन का अहंकार है कि आप मतलब लाठीचार्ज कर रहे हो, 15-16 साल के जो उनको लोग मारपीट कर रहे हो और आप माफी मांगने को तैयार नहीं हो। भाई इतना बड़ा विवाद हो गया, एक संत से आपने इस तरह से व्यवहार किया, माफी मांग लेते, मामले को निपटा देते।
अब आगे भी निपटे मामला तो पता चलेगा ना, अब आगे वो देखिए वो क्या कहते हैं। अगली खबर मैं आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट खबर है अजीत पवार जी से जुड़ी हुई, स्वर्गीय अजीत पवार से जुड़ी हुई। उनकी मृत्यु के बाद अब एनसीपी की कमान कौन संभालेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार राज्य की डिप्टी सीएम बनेंगी या उनके बेटे अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे, इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर यह है, अंग्रेजी के अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने आज एक खबर की है कि 8 फरवरी को, आने वाली 8 फरवरी को एनसीपी के दोनों धड़ों का विलय होने वाला था और इसकी अनाउंसमेंट 8 तारीख को होने वाली थी। मतलब शरद पवार और अजीत पवार एक साथ आते, मर्ज हो जाते दोनों पार्टियां, एक पार्टी दोबारा बन जाते और 8 तारीख को इसका ऐलान होने वाला था। उससे पहले ये दुखद हादसा हो गया और मृत्यु हो गई अजीत पवार जी की। तो अब आगे क्या होगा? 16 जनवरी को जयंत पाटिल और 17 जनवरी को शरद पवार के घर पर बैठकें भी हुई थी, लेकिन अजीत पवार के निधन के बाद अब सारा प्लान फिलहाल रुक गया है। एनसीपी के दोनों गुट विलय होंगे या नहीं, अब ये कुछ आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन अजीत पवार अगर ये तय करके गए थे तो मुमकिन तो यही लगता है कि वो बात फिर आगे बढ़ेगी भी, उनका परिवार भी उसी बात को आगे बढ़ाना चाहेगा जो अजीत जी तय करके गए थे। शरद पवार जी अब परिवार के सबसे बड़े मुखिया वही रहे हैं हमेशा से, अगर उनकी भी सहमति हो गई थी। और ये विलय होकर के एनडीए में रहने की बात मैं कर रहा हूं, विलय होकर के अलग नहीं, विलय होकर के शरद पवार जी इधर ही रह जाते एनडीए में, ऐसा खबर कह रही है। तो क्या ये आगे होगा? दूसरी बात रह गई कि उप मुख्यमंत्री कौन। तो अब ये लगभग तय लग रहा है कि जो पत्नी है सुनेत्रा पवार जी, अजीत पवार जी की, वो या उनके बड़े बेटे पार्थ पवार, इन दोनों में से कोई डिप्टी सीएम बनेगा। इन दोनों में से ही कोई चुनाव भी लड़ेगा उस सीट से जो अब जिस पर उपचुनाव कराया जाएगा अजीत जी की मृत्यु के बाद। और सुनेत्रा जी जो हैं वो पार्टी की कमान संभालेंगी। लेकिन इस सब के बीच वो मर्जर वाली बात, अब मर्जर होगा तो पवार साहब के होते, शरद पवार साहब के होते, क्या सुनेत्रा जी पार्टी के अध्यक्ष बनेंगी? ये अब क्योंकि अजीत जी नहीं है तो ये सारी बातें फंस गई हैं। देखिए, ये बात तो तय है कि मर्जर होने की पूरी बात है और ये मर्जर बिल्कुल संभव है और जैसे कि तय किया गया था कि मर्जर होगा। दूसरा ये भी बात है कि शरद पवार जो हैं वो भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि इन दोनों पार्टियों का मर्जर हो जाए और उसके बाद, क्योंकि एमएलए ज़्यादातर ये चाहते हैं कि वो सत्ता का पार्ट रहें, तो ये भी बात है कि ये जो है जो बीजेपी के कोalition है उसमें शामिल रहेंगे। आपको मुमकिन ठीक लगी खबर कि शरद पवार जी मर्ज कर देंगे और दूसरा इधर आ जाएंगे इंडिया। दूसरा ये एक भी बात है कि जो अजीत पवार के रहते हुए बीजेपी पे भी बहुत ज़्यादा जो प्रेशर पड़ता था शिवसेना की तरफ से, वो भी कहीं ना कहीं जो है एक तरह से शिवसेना, एक तरह से बीजेपी को कुशन देता था। लेकिन अब अजीत पवार के जाने के बाद ठीक है, ये भी मुश्किल है कि जो मुख्यमंत्री हैं उनको वो प्रेशर झेलना पड़ रहा है। तो ये भी बीजेपी की तरफ से भी ये होगी कोशिश कि ऐसा हो जाए। समीर जी, अजीत पवार कह रही है कि ऐलान होना था 8 तारीख को। देखिए, आज ये खबर पढ़ी मैंने इंडियन एक्सप्रेस में आई, लेकिन अजीत पवार की जो राजनीति को देखते हैं और अजीत पवार जो जिसके राजनीति करते हैं, अजीत पवार बहुत कम अपने परिवार से अपनी राजनीतिक बातों को शेयर करते जब तक वो फाइनल नहीं हो जाती थी। अच्छा। और पार्टी के नेताओं से भी वो बिल्कुल अंतिम समय में जब फैसला लेते थे तब वो शेयर करते थे। अजीत पवार की अगर ये बैठक होती है, अगर जो कहा जा रहा है कि उनकी बैठक शरद पवार के घर पर हुई थी बैठक, तो क्या इस संदर्भ में जो जानकारी थी वो क्या सुनील तटकरे जो अभी एनसीपी अजीत पवार के अध्यक्ष है उनको थी, क्या प्रफुल्ल पटेल जो कार्यकारी अध्यक्ष है उनके पास इस बात की जानकारी थी, क्या सुनेत्रा पवार को बात की जानकारी थी? कितनी बड़ी बात है सर अगर वो पार्टी विलय करने वाले थे? नहीं, बात विलय का नहीं है, बात विलय का नहीं। विलय होगा तो किस टर्म पर होगा? शरद पवार की क्या भूमिका होगी, सुप्रिया सुले की क्या भूमिका होगी, केंद्र की राजनीति कौन करेगा, प्रदेश की राजनीति कौन करेगा, किसको क्या पद मिलेगा? अगर वाकई ये निर्णय हो गया था कि हमें 8 को ऐलान करना है, तो ये निटी-ग्रिटी भी हो चुकी होंगी तय? नहीं, ऐसा नहीं है सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस संदर्भ में, क्योंकि अजीत पवार इस बात को जानते थे कि अजीत पवार के पास अभी सत्ता में सब कुछ है, शरद पवार के पास बहुत कुछ नहीं है। और अभी जो स्थिति बनी है उसके अंदर मुझे लगता है कि अभी दिल्ली बीजेपी की भी इसमें भूमिका रहेगी। एक बार सुन लेते हैं सर, प्रफुल्ल पटेल जी का बयान है, एनसीपी के सीनियर लीडर अजीत पवार के पक्ष के, वो क्या कह रहे हैं? हमको भी एक पॉलिटिकल पार्टी, हम महायुति के एक पार्टनर हैं, उसमें हमारे नेता अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री भी थे, विधिमंडल के अध्यक्ष भी हमारे लीडर थे। तो इसलिए हमको भी योग्य निर्णय लेकर वो जगह को भरना है। तो बिल्कुल योग्य निर्णय लेने जा रहे हैं। केवल हमको परिवार से एक बार मिलकर बात करने का आज का दिन हमको समय दीजिए। सुनेत्रा पवार जी का नाम का कोई किसी को विरोध करने का सवाल ही नहीं आता है। ये बड़ी बात बोल गए कि एक तो पार्टी अध्यक्ष के लिए सुनेत्रा जी के नाम का विरोध करने का सवाल ही नहीं है, दूसरा परिवार से मिलकर हम बात करेंगे। मर्जर पर बोला ना इन्होंने। देखिए, मर्जर तो होना ही है। अब यदि शरद पवार साहब के साथ नहीं होगा तो क्या बीजेपी के साथ हो सकता है विधायकों का मर्जर? अरे मुझे बताया जा रहा है देवेंद्र फडणवीस से मिलने गए थे, उसके बाद निकल के ये बात कही जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब जो अजीत पवार की एनसीपी है
उसके विधायकों का मर्जर तो होना ही है। अब वो यदि समय लगाएंगे शरद पवार के साथ जाने में तो वो बीजेपी में भी मर्ज हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वहां पर, वो चले जाएं उसके साथ। बट ये पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट है अजीत जी के जाने के बाद कि क्या ऐसी बातचीत नहीं, इसको आप यूं समझिए ना, एनसीपी अपनी आइडेंटिटी बचाएगी। लोकल बॉडीज के चुनाव हुए उसमें तो अजीत पवार और सुप्रिया सुले साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, तो वो एक स्टेप तो मान कर चलिए। जिला परिषद वही तो एनसीपी अपनी आइडेंटिटी बचाएगी, ऐसा नहीं होगा कि वो बीजेपी। मैं इस बयान जो प्रफुल्ल पटेल ने बोले उसका मतलब जानना चाह रहा हूं, क्या एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि परिवार से एक बार बात कर लें और उसके बाद फिर मर्जर होगा फाइनल? देखिए, जो मेरी समझ में आया वो डिप्टी सीएम को लेके पूछा गया था। अच्छा, मर्जर को लेके नहीं? हाँ, उसके लिए उन्होंने कहा कि हम जाके परिवार से बात करेंगे, यानी सुनेत्रा जी से बात करेंगे कि आप डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करेंगी या नहीं करेंगी, उसके बाद ये डिसाइड होगा। और अभी देवेंद्र जी से मिलने के बाद वो निकले, तो मुझे लगता है एक सहमति ये बनी होगी कि पार्टी को यदि बचाना है तो डिप्टी सीएम सुनेत्रा जी को बनाना चाहिए। अभी फिलहाल डिप्टी सीएम की बात हो रही है, अभी फिलहाल पार्टी वाली बात जो वो अंदर की बात मुझे लगता है बाद में की जाएगी। अभी पहला से परिवारवाद से ना जोड़ा जाए, इसे परिवारवाद की राजनीति आगे से ना आपको जोड़ा छोटी जाए। समय कम है, जल्दी जल्दी एक दो बयान दिखाना चाह रहा हूं मैं। रामगोपाल जी कुछ ऐसा बोल गए जिस पर वो घिर गए हैं। योगी रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के महासचिव, उनसे पूछा गया कि साहब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि आपकी तो सरकार में माफिया राज था, गुंडे जो हैं, गुंडे माफिया हत्यारे ये सब जो हैं खुलेआम घूमते थे, आज देखिए कितनी शांति है प्रदेश में। क्या कहा इस पर उन्होंने, जवाब सुनिए आप। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि 2017 से पहले क्राइम आतंक सब कुछ था। अब आतंक मुख्यमंत्री का है, पहले अपराधियों का था, अपराधी प्लस मुख्यमंत्री दोनों का। अब वो मुख्यमंत्रियों घेरने के चक्कर में कह गए पहले अपराधियों का था, अब दोनों का है। आप मान लें कि हमारे राज्य में अपराधियों का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन क्योंकि रिएक्ट करना था योगी आदित्यनाथ पर तो बोल गए और बात फिर गुगली हो गई। अगला बयान आपको सुना रहा हूं हिमंता विश्व शर्मा का। इस पर बहुत नाराजगी ऑपोजिशन व्यक्त कर रहा है, बल्कि उन पर एक्शन लेने तक की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा, ये उनसे पहले सवाल हुआ कि आप पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते हैं, असम में चुनाव होने वाला है। वो मियाँ 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 बार बार कहते हैं, वो कहते हैं मैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को मियाँ कहता हूं, लेकिन उनकी हर बात में लगातार मियाँ शब्द आता है। तो उन्होंने कहा मैं पोलराइजेशन करता रहूंगा, क्योंकि अगर अब मैंने पोलराइजेशन नहीं किया और बार बार मियाँ बोलूंगा, तो अगर पोलराइजेशन नहीं किया तो आसाम बचेगा ही नहीं। ये मैं चाहता हूं जितने मियाँ मुसलमान हैं बांग्लादेश के, ये जाएं। फिर उन्होंने कहा मैं बीजेपी वालों से कहता हूं इनको जितना परेशान कर सकते हो करो, एसआईआर में इनके खिलाफ जितने ऑब्जेक्शन डाल सकते हो डालो। कोई रिक्शे वाला 5 रुपया मांगता है तो मैं लोगों से कहता हूं उसको 4 ही रुपए दो, परेशान करो उससे। जब छोटी छोटी चीजों में ये इतने परेशान होंगे तभी आसाम छोड़ के वापस बांग्लादेश जाएंगे। ये बात कही उन्होंने और बवाल हो गया। মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়াক কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে ডাইৰেক্ট মিয়াৰ এগেইনষ্টত আছে। আৰু এইবিলাক আমাক ইস্যু বুলি কৈ কি লাভ হ'ব? আমিতো কৈয়ে আছো, আমিতো লুকুৱা নাই, লুকাইছো নেকি? अभी उनका पुराना बयान मुझे समीर जी ने याद दिला दी। क्या बयान था सर? बिल्कुल, हेमंता जी जब कांग्रेस में थे तो मुझे लगता है उनके बयान पुराने निकालने चाहिए। जब वो कांग्रेस सरकार में मंत्री थे तो इस तरीके से बातें होती थी। अगर बीजेपी कहती थी कि भाई घुसपैठी बहुत बढ़ गए, तो हेमंता जी कहते थे कि अभी हमारे शरीर की 2 आंखें हैं, एक हिंदू एक मुसलमान है, एक आंख बंद कर देंगे तो एक आंख से हम कैसे देखेंगे? हिंदू मुस्लिम हम भाई है। गजब। अब एक आंख छोड़ने को चालू हो गए। अगला बयान सुन ले जरा, मैं ब्रेक पे जाता हूं। शशि थरूर जी की राहुल गांधी से आखिरकार मुलाकात हो गई। शशि थरूर राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो अध्यक्ष है उनसे मिले और काफी देर मिले। उसकी बाकायदा 1.5 घंटे तक मुलाकात की फोटो जो है वो पोस्ट की गई और उसके जो बात में जानकारियां आ रही हैं वो ये कहा जा रहा है कि इस बैठक में ज्यादातर राहुल गांधी बोले और राहुल गांधी ने कहा जो हो गया उसको खत्म करो, नक्की करो, आप नाराज ना हो अब, और अब केरल के चुनाव आ रहे हैं उसमें आप प्रचार करने में अपनी जी जान लगाइए, हमें सबकी जरूरत है, हमें आपकी भी जरूरत है। शशि थरूर ने अपनी नाराजगी व्यक्त भी कर दी कि मुझे जो केरल कांग्रेस है वो भी मुझे साथ लेके नहीं चलती है और आप भी एक बार केरल में आए थे, आप एक महापंचायत के लिए, मंच पर सारे नेताओं का आपने नाम लिया, मैं बैठा हुआ था, मेरा नाम आपने नहीं लिया, मैं तिरुवनंतपुरम का सांसद हूं। तो राहुल गांधी ने कहा चलिए छोड़ें, जो हो गया वो हो गया, अब घर के परिवार के सदस्य की तरह अब आप लगे रहिए। थरूर साहब बाहर आए तो चेहरा खिला हुआ था, अभी तक बातें होती थी बीजेपी में कब जाएंगे, अब उनकी मुलाकात होगी राहुल जी से, तो उनको लगा कि कम से कम मेरी इंपॉर्टेंस कुछ तो समझ में आई पार्टी को। उनका बस छोटा सा बयान है, सुन लीजिए। And we had a very good, constructive, positive discussion. All is good, and we are moving together on the same page. What more can I say? सर, इस तरह की खबरें थी कि आप अपसेट हैं, आप नाराज चल रहे हैं, आपकी नाराजगी दूर हो गई? I can't, honestly, there's nothing more. Will you be campaigning there? I can't even hear the Will you campaign there? Are you happy with the meeting? I've always campaigned for the So was there any discussion on? बस सर मुझे जल्दी से इतना बता दीजिए, अब इसके बाद क्या ये मोदी जी की तारीफ करेंगे दोबारा?
शशि थरूर का कहा नहीं जा सकता वो कब क्या बोले, लेकिन एक बात शशि थरूर ने ये भी साफ कर दी कि वो कांग्रेस से कहीं हटने वाले नहीं है। ठीक है, ये बात उनकी तरफ से। अभी डिस्कशन ओवर, वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में है, कांग्रेस में रहेंगे। दूसरा राहुल गांधी से मिलनी है, राहुल गांधी किससे मिलते नहीं है, ये भी ये बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने इनसे मिले, इनको समय दिया चुनाव में, मतलब इनकी भूमिका रहेगी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको हम बता दें, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और सबसे बड़ी बात तो ये कि क्या जंग होने जा रही है एक और की नहीं, और ये जंग अगर हुई तो ये छोटी मोटी जंग नहीं होगी, फिर इस हर आदमी के घर पर इस जंग का असर पड़ेगा। और जंग की तनातनी क्या बढ़ी हुई है आपको बताते हैं। ईरान ये कह रहा है कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो फिर ये फाइनल बैटल की तरह हम लड़ेंगे, ऐसा नहीं कि आए और गए, ये ऑल आउट वॉर होगी, ये याद रख ले अमेरिका। ये बार बार कहा जा रहा है ईरान की तरफ से। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये अभी भी कुछ जगहों पर प्रदर्शन चल रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें हैं ईरान में। अच्छा, ये तस्वीरें ट्रंप साहब को कुछ सुकून देती होंगी कि चलो अगर हम हमला करते हैं तो वहां पर कोई खड़ा होने वाला है हमारे समर्थन में कि नहीं है, क्योंकि वो ये चाहेंगे कि इधर से हम बम मारें और उधर से लोग जो हैं खुद सत्ता से उखाड़ फेंकें आयतुल्लाह खामेनी को। तो क्या वो ऐसा हो पाएगा? 8,000 से ज़्यादा लोग, 8,500 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है ईरान में पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर। तो ये हालात वहाँ बने हुए हैं। अब ये तस्वीरें जो हैं ये क्या बता रही हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेकिन एक बार फिर ईरान को धमकी दे दी और कहा है कि अमेरिकी वॉरशिप्स ईरान की तरफ बढ़ चुकी हैं, पहुंचने वाली हैं, अब ईरान हमारी शर्तें मान ले और बातचीत की टेबल पे आ जाए। तो अब शर्त क्या है, जो शर्त वो बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारी शर्त है नो न्यूक्लियर, आप न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेंगे, ये हम चाहते हैं और ये ईरान हमको गारंटी दे दे कि हम ठीक है, हम अपना न्यूक्लियर सपना त्याग रहे हैं तो बात बन सकती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं किसी के ऊपर गोली नहीं, किसी को फांसी नहीं, ये 2 मेरी शर्तें हैं। वो कह रहे मान लेता है ईरान तो जंग नहीं होगी, वरना वो पहले बता ही चुके हैं कि मैंने दुनिया का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा भेजा हुआ है मिडिल ईस्ट में ईरान को 3 तरफ से घेरने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो वेनेजुएला में मादुरो को पकड़ने से पहले मैंने वहां पर तैयारी की थी ना, जंगी तैयारी, ये ईरान के लिए उससे बहुत बड़ी तैयारी हमने कर रखी है। अब ईरान को तय करना है कि वो जंग चाहता है या बातचीत से मानेगा। Have you had any conversations with Iran in the last few days, and are you planning on any? I have had, and I am planning on it. Yeah, we have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Okay? Can you say what the message was that you shared with Iranians? Well, I told them 2 things. Number 1, no nuclear, and number 2, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. You know, I stopped 837 hangings 2 weeks ago, but they're going to have to do something. Nobody's seen anything like this. मैं आगे आपको और क्या क्या हो रहा है जंग को लेकर के वो बताऊंगा, लेकिन सवाल ये है कि ट्रंप साहब की बात को हो क्या गया। इन्होंने जून में 2025 में जो हमला किया था, इन्होंने कहा था हमने न्यूक्लियर सब बर्बाद कर दिया ईरान का, अब वो न्यूक्लियर वेपन बना ही नहीं सकता, हमने उसकी सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह कर दी हैं। उस समय आया था मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, इतने बड़े बड़े बम, टनों के बम गिराए थे इन्होंने B-2 बॉम्बर से। क्या हुआ उस सब का? ये अभी 6 महीने के बाद इनको फिर कहना पड़ रहा है नो न्यूक्लियर। तो ये तो सर मतलब पिछली वाली कार्रवाई बेकार हो गई इनकी, मान लिया उन्होंने सारी बातचीत। और जो शर्त की आप जिन शर्तों का जिक्र कर रहे हैं, उस शर्त में उसमें क्या है, दोनों बातें तो पहले ईरान ने मान ही रखी है कि प्रदर्शनकारियों पर गोली नहीं चलाने की बात, और फांसी वाली बात के लिए कहा ही है कि टाल दी गई है, उस तरह की कोई बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका को भी समझ में आ रहा है कि ईरान जो है वो वेनेजुएला नहीं है, भले ही आप जंगी बेड़ा लगा दें, कुछ कर दें, कुछ ना करें। और न्यूक्लियर के लिए ईरान क्या कहेगा, ईरान विड्रॉ कर लेगा कि नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। बस ये ज़्यादा से ज़्यादा बात कहाँ तक आ सकती है कि भाई कोई न्यूक्लियर, वो तो वो कह रहा है कि मुझे हथियार नहीं बनाना, लेकिन मुझे नहीं बनाना और यूज नहीं करना, एनर्जी की जरूरत है, तो वो उससे तो विड्रॉ वो नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि अमेरिका अभी वक्त निकाल रहा है, बहानेबाजी है उसको टालने के लिए कि कैसे बात भी बनी रहे। और आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बाकी जो कुछ हमें दिख रहा है वो तो जंग की ओर इशारा कर रहा है। जैसे ये आपको इनका पता ही है, ईरान ने आर पार की जंग का दावा कर दिया। ईरान की सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकरमी निया ने कहा है कि अगर ट्रंप को लगता है कि वो बस फटाफट कार्रवाई करेंगे और 2 घंटे के बाद ट्विटर पर लिख देंगे कि ऑपरेशन खत्म, हम जीत गए, हा, तो ऐसा नहीं होने वाला। पूरा इलाका युद्ध की आग में जलेगा, पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा, और जहां जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, जिन जिन भी देशों में, हम उन सब पर हमला करेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो एक बात, अब ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स उतार दिए हैं। जॉर्डन में एक हवाई बेड़ा तैनात है,
CVN-77 युद्धपोत मिडिल ईस्ट में एंटर कर चुका है। चारों तरफ से ईरान की घेराबंदी हो गई है। कई देश लेकिन अभी भी बातचीत के जरिए ट्रंप को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें खासतौर पर तुर्की, ओमान और कतर हैं जो बहुत करीब से इसको देख रहे हैं। ये ईरान के भी टच में है और ये ट्रंप को समझा रहे हैं कि साहब हमला ना करना, हम सब जल जाएंगे। अमेरिका ने इस बार मिडिल ईस्ट के लिए भारी भरकम सैन्य फोर्स उतार दी है। पिछली बाकी लड़ाइयों के मुकाबले इस बार सैनिकों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। ईरान पर हमले की तैयारी में जॉर्डन के एक हवाई अड्डे की तस्वीर सामने आई है जो आप देख रहे हैं। यहां पूरा यूएस एयरफोर्स का बेड़ा डिप्लॉयड है जो अमेरिकी एयरफोर्स की सबसे बड़ी ताकत है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री और इजराइल के सैन्य इंटेलिजेंस प्रमुख ये अमेरिका रवाना हो गए वॉशिंगटन में मनाने के लिए। दोनों अलग अलग पक्षों की बात करेंगे, लेकिन जहां सऊदी अरब कह चुका है कि अपना एयर स्पेस नहीं दूंगा तो वो जंग रुकवाना चाहते हैं। इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ गए तो वो ये बताने गए हैं कि वहां हमले के हालात हैं कि नहीं है। और अमेरिकी सेना ने इसके अलावा थर्ड जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको इन्होंने डिप्लॉय कर दिया है, तैनात कर दिया है। और अमेरिका को पता है कि ईरान उसके सैन्य ठिकानों को ड्रोन से निशाना बना सकता है, इसलिए ये एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की जा रही है। और ईरान ने भी बॉर्डर पर लेजर गाइडेड ड्रोन्स तैनात कर दिए हैं। वो कह रहा है कि हम इसकी मदद से आप जितने जंगी बेड़े भेज दो, एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज दो, हम उन सबको जो है वो निशाना बना सकते हैं। अगला बयान आया हो तो मुझे बताइएगा। इसके अलावा B-2 बॉम्बर्स जो हैं वो अमेरिका ने तैनात कर दिए हैं। ईरान में हालात क्या हैं ये आप जानना चाहते होंगे। तो एक व्यक्ति जो ईरान में है वो बता रहा है कि यहां क्या हो रहा है, लोगों के बीच बातचीत क्या है। अमेरिका के संभावित हमले से लोगों में खौफ है, डर है। ईरान की तैयारियों के बारे में वहां पर स्टेट मीडिया क्या बता रहा है, क्या वहां वाकई अभी भी खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, आप सुनिए। यूएसएस कैरियर जो आ रहा है उसके ऊपर फतह 2 मिसाइल जो हाइपरसोनिक ग्लाइडेड मिसाइल है मार्क 15 की स्पीड पे जो चलती हैं उनको रेडी किया हुआ है कि लिंकन को वो एंगेज करेंगे विद मल्टीपल, मतलब सिर्फ एक मिसाइल नहीं होगी, बराज ऑफ मिसाइल्स जाएगा ड्रोन्स के साथ। तो पहला वो जो अटैक प्लान है वो सेट हुआ हुआ है और उसके साथ साथ दूसरी चीजें जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है या जो एसेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के रीजन के अंदर उनको भी टारगेट करने की बात हुई थी। और ये बिल्कुल सीरियसली ये चीज डिसाइड हुई थी। यहाँ पे सिर्फ ट्रिगर पुल करने की देर है, यहाँ पे कोशिश की जा रही है प्रेशर करने की। और मारना होता तो अमेरिका पहले मार चुका होता, अभी भी अगर मारना चाहता है तो मार सकता है। क्यों नहीं मार रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ईरान के ऑफिशियल्स ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई भी अटैक होता है अमेरिका की तरफ से तो इट वोंट जस्ट बी रिटेलिएटरी इन प्रोपोर्शन, मतलब प्रोपोर्शन पे वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे बल्कि ऑल आउट वॉर की तरफ सिचुएशन चली जाएगी। ये भी एक चीज बहुत जरूरी है नोट करने के लिए। अवाम में ऑन दी अदर हैंड कोई सेंटिमेंट नहीं है, कोई वरीज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मतलब नॉर्मल। अब जैसे ये इस रिपोर्ट में कह रहे थे कि वहां कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही और हमला क्यों नहीं कर रहा अमेरिका, अगर हमला करना है और करना होता तो अब तक कर देता। आप सहमत हैं इस बात से? देखिए ये तो बात है ही कि आप अमेरिका हमला क्यों नहीं कर रहा और अचीव क्या करना चाहता है, गोल्स भी क्लियर नहीं है। भाई आपने अभी चर्चा की कि जो है ईरान तो कह चुका है ना कि मैं न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाऊंगा, ये मेरी मर्जी है, इसके कारण मैं नहीं बना रहा हूँ। दूसरा अमेरिका ये कह नहीं रहा है अब कि रिजीम चेंज के कारण मैं हमला करूंगा। दूसरी तरफ ईरान जो है उसने पूरी तरह से तैयारी करनी शुरू कर दी है। उसने अभी रशिया और चाइना के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी साइन की है जो कि डिफेंस और इकोनॉमिक सारी चीज़ों में उनके साथ। लेकिन लड़ाई लड़ने तो कोई नहीं आता सर साथ में। ये डिपेंड करता है क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि रशिया ट्रस्ट नहीं है, चाइना ट्रस्ट नहीं है अमेरिका से। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, व्यूअर्स भी मैं दूसरा वो अपने आसपास के देशों के साथ भी बातचीत कर। सर ईरान जो करेगा वो ठीक है, वो तो जवाब देगा ही। सवाल यह है कि ट्रंप हमला करेंगे कि नहीं करेंगे। अब ये जो इतनी भारी तैयारी जंगी बेड़े की, ये किस लिए अगर हमला नहीं करना? देखिए एक ही जंगी बेड़ा भेजा हुआ है उनके पास। 3 है सर, 3 है ना, 3 भेज दिए। अब्राहम लिंकन भी भेज दिया, अब्राहम लिंकन भी हो गया है, एक थियोडोर रूजवेल्ट भी हो गया, एक तीसरा एक और है। देखिए उसने तो कहा, अगर हम उस तरह से बात करेंगे तो ट्रंप तो ये कह ही रहे हैं ना कि वर्ल्ड में एक और वॉर होने जा रही है। उन्होंने तो अभी बयान दिया है आज ही कि एक और वॉर जो है थिंक वो हमला करेंगे तो वो बिल्कुल कर सकता है। अमेरिका ऐसा नहीं है कि वो हमला नहीं कर सकता है, अमेरिका हमला कर सकता है, लेकिन जो डिले जो है डिले जो है वो इस कारण 2 कारणों से हो सकता है। या तो वो अपनी पूरी तैयारी करने की कोशिश कर रहा है कि उसके बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर जो जिस प्लेस में है वो आ जाएं, या फिर वो दूसरे देशों के साथ बात कर रहा है जो उसके मित्र देश है वहां पे गल्फ में कि उनका क्या क्या है। क्योंकि ये देश पहले भी इनकार कर चुके हैं कि हम समर्थन नहीं करेंगे लड़ाई का और हमला ना। तुर्की कह चुका है इट इज अ वेरी बैड आइडिया, हमला ना करे। सऊदी अरेबिया और यूएई कह चुके हैं हम अपने एयर स्पेस नहीं देंगे हमला करने के लिए। ओमान लगातार बना रहा है, तो कमजोर होता जा रहा है ना, तो ये दबाव है। अब लेकिन एक मैं आपको बयान दिखा देता हूं, इससे बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। 2 इनफैक्ट ईरान पर, इससे आपको समझ में आ जाएगा स्थिति क्या है। ये एक्स CIA ऑफिसर है, ये कह रहे हैं कि जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया था ना, तो मैं उस वक्त ग्राउंड पे था
और मुझे एक मेरे कमांडर ने बताया था, देखना हम हमला करेंगे ना तो ये लोग हम पे फूल बरसाएंगे, फूल, हमारा ऐसे स्वागत करेंगे, लोग इतने परेशान हैं यहाँ पर सद्दाम हुसैन से। हुआ उल्टा, वहाँ हम गए तो लोगों ने हम पे तोपें चलाई, गोलियाँ चलाई। वही ईरान में होगा, कोई ईरान में आप पे फूल नहीं बरसाने वाला, ये पूरा देश एक हो जाएगा, आप एनिमी के तौर पर ही देखे जाओगे, और ना ये वेनेजुएला है कि वहां से आयतुल्ला को आप यूं उठा के ले आओगे, लाखों की फौज है। तो ये कह रहे हैं कि मुमकिन नहीं है ईरान में तख्ता पलट कर देना, ट्रंप चाहे जो कर ले। We have people at the White House saying, oh my God, there are these demonstrations in Iran and they want the exiled Shah's son to come back and to be the Shah, and it's going to be constitutional democracy, constitutional monarchy, and everybody's going to live happily ever after. No, that's not the case at all. Iran Revolutionary Guard Corps, the IRGC, which effectively runs the country, has 150,000 people. That's a lot of people with a lot of weapons. Number two, the country is genuinely split. Sure, there are some people who support the MEK. There are some people who are tired of living under these ayatollahs, but there are a lot of people who want to be left alone. मुझे इनकी बात बड़ी बैलेंस्ड लगी कि आप ये ना माने कि पूरा ईरान जो है वो खड़ा हो जाएगा। लोग, इस आयतुल्ला को चाहने वाले भी लोग वहां पे बहुत हैं, और IRGC जो कि उनकी निजी फौज है एक तरीके की, उसमें लाखों सिपाही हैं। और ट्रंप को ये लग रहा था कि भाई जिस तरीके से वहां पर विद्रोह हो रहा है, जहां पर जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है, इस समय अगर मैं हमला कर दूंगा तो ईरान की पूरी जनता मेरे समर्थन में आ जाएगी और अमेरिका की तारीफ करेगी। वो तो ईरान की जनता तो कहेगी कि भाई हमारा शासक है, हम निपट लेंगे, हम गद्दी पर हटा देंगे, हम किसी को भी हटाना हम तय कर लेंगे। अमेरिका कौन है जो हमारे देश पे हमला करे, हमारे सैनिकों को मारे, हमारे नागरिकों को मारे, हमारे संसाधनों पर कब्जा करे और फिर हम अमेरिका की कठपुतली बनकर रहे। अभी जो खुमैनी के खिलाफ सेंटिमेंट्स है, अमेरिका जिस दिन हमला करेगा पूरा देश खुमैनी के साथ इकट्ठा हो जाएगा। और अभी ट्रंप की सबसे बड़ी मजबूरी है कि ट्रंप के साथ भले ही ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और बाकी 4 अरब कंट्रीज समर्थन में आ गए, एक बड़ा वर्ग है जो कह रहा है कि भाई आप ये गलती मत करो, क्योंकि इसमें देश और अरब कंट्रीज बटे हुए हैं, मतलब अपने सहयोगियों का समर्थन नहीं है ट्रंप के बिल्कुल पास। आप हमला करोगे पूरा मामला बिगड़ जाएगा और सब आपके खिलाफ चले जाएंगे और चीन और रशिया पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये डर अभी इजराइल को भी सता रहा है, ये डर अमेरिका को भी सता रहा है, और इसी कारण मुझे लगता है दो बातें और बता देता हूं, उससे और क्लैरिटी हो जाएगी। एक घटना हुई कल, मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, आपको जानना चाहिए, बाकी आप लोगों ने सुना हो तो मुझे बताइएगा। ऐसा कुछ, ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला अली खामेनेई, ये कोम एक शहर है और बड़ा पवित्र शहर माना जाता है कोम ईरान का। बहुत से लोग वहाँ पर जाते हैं रिलीजियस उस कारणों से, भारत से भी जाते हैं। वहाँ पर एक मस्जिद है जामकरण मस्जिद, वहाँ की तस्वीर सामने आई है। अब ये बताया गया है कि आयतुल्ला इस मस्जिद में गए, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि वो इस मस्जिद में तभी जाते हैं जब उनको देश का कोई बहुत वाइटल, बहुत क्रूशल फैसला लेना होता है। 2025 में इजराइल पर हमले से पहले, मतलब जब रिटेलिएट ईरान ने किया था, वो करने से पहले भी वो इसी मस्जिद में गए थे। फिर यहाँ पर एक लाल झंडा जो है वो फहराया गया था। वो मतलब ऐसा माना जाता है कि एक, मुझे खबर में पढ़ा, सर आई एम नॉट इस्लामिक जानकार, कि एक शायद हिडन इमाम कुछ अल मेहदी हैं, उनको माना जाता है कि ये शायद मतलब उस स्वरूप में नहीं है, लेकिन एक इमाम है, तो वो वहाँ जाते हैं उनसे गाइडेंस लेने के लिए कौम की इस मस्जिद में। तो वहाँ उनके जाने का मतलब ये निकाला जा रहा है कि आयतुल्ला ने कोई बड़ा फैसला कर लिया है। अब वो बड़ा फैसला क्या है? बड़ा फैसला सरेंडर का है, बड़ा फैसला बातचीत के जरिए हल करने का है, या बड़ा फैसला ये है कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और अगर अमेरिका ने जंग छेड़ दी तो ये एक बात हुई। अब मैं आपको दिखाता हूँ अमेरिका के विदेश मंत्री की बात। इनके यहाँ कांग्रेस में, इनके पार्लियामेंट में हियरिंग्स होती हैं, कांग्रेस की कमेटी हियरिंग करती है, तो खूब खिंचाई करती है वहाँ के मंत्रियों की। तो रूबियो साहब को बैठा के ये पूछा कि ये बताओ, तुम अमेरिका के विदेश मंत्री हो, कि तुमने सोचा क्या है ईरान के बारे में, और अगर मान लो आयतुल्ला चले गए, आपने हमला किया या नहीं किया जो भी है, आयतुल्ला की सरकार चली जाती है, तो वहां किसकी सरकार बनेगी? अगला प्रशासन किसका होगा? इसका जवाब है आपके पास अगर आप एक देश में सत्ता परिवर्तन करने जा रहे हैं उससे पहले। आप सुनिए। We have 30 to 40,000 American troops stationed across 8 or 9 facilities in that region. All are within the reach. Theoretically, not theoretically, in reality, all are within the reach of an array of thousands of Iranian one-way UAVs and Iranian short-term ballistic missiles, short-range ballistic missiles that threaten our troop presence. We have to have enough force and power in the region, just on a baseline, to defend against that possibility. That at some point, as a result of something,
the Iranian regime decides to strike at our troop presence in the region. The president always reserves the preemptive defensive option. In essence, if we have indications that in fact they're going to attack our troops in the region. तो ये कह रहे हैं कि वो हम पे हमला करेगा, ये हमको मालूम है और इसलिए हमने वहाँ पर इतने लोगों को जो है लगाया हुआ है, 30-40 हज़ार। और आगे उनसे सवाल के जवाब में कि आगे क्या होगा, इन्होंने कहा हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है कि ईरान में खमेनी सरकार जाने के बाद किसकी सरकार आएगी, क्योंकि ये सत्ता जो है यहाँ पर ये 1979 से मतलब लगभग 50 साल होने जा रहे हैं, 48 साल से वहाँ पर 47 साल से ये लोग सत्ता में हैं। इसके बाद वहाँ का समाज किस और देखता है, किसको सत्ता सौंपता है, ये हम नहीं जानते। तो जानते नहीं हम, लेकिन हम हमला करेंगे। हम नहीं जानते आगे क्या होगा, लेकिन जो सरकार वहां बैठी है उसको हमें उखाड़ फेंकना है। ये अमेरिका है आपके लिए। और आप जानते हैं अगर अमेरिका ईरान पे हमला कर दे तो दुनिया में इसका क्या इंपैक्ट होगा, ये एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। 2026 में इस वक्त दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो 3.2-3.3 की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया रिसेशन में चली जाएगी। वैश्विक मंदी के 40% तक आसार हैं कि वैश्विक मंदी आ जाएगी। शिपिंग की लागत में भारी वृद्धि हो जाएगी, ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, शिपिंग का बीमा प्रीमियम आसमान छूने लगेगा, हवाई क्षेत्रों के कई हवाई क्षेत्र बंद हो जाएंगे। इसकी वजह से यूरोप एशिया के बीच हवाई यात्रा में कीमतों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। कच्चे तेल के दाम अभी $70-80 प्रति बैरल चल रहे हैं, जंग छिड़ते ही ये $150 तक पहुंच सकते हैं, मतलब दुगने हो सकते हैं। और इसका असर किस पर पड़ेगा? भारत और चीन जैसे देशों के ऊपर, जो अपनी ज़रूरत का 90% तेल जो है वो आयात करते हैं, और वो पूरा इलाका जो है मिडिल ईस्ट का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये होगा अगर ये जंग छिड़ जाती है, तो कोई ना चाहे कि जंग हो, वरना इसका असर हर किसी के घर में आने वाला है। ये तो बात पूरी तरीके से तय है। राहुल जी देखिए, जहाँ तक सक्सेशन का सवाल है, रिजा पहलवी जो कि शाह के बेटे हैं उनकी बात हो रही थी कि वो हो सकता है। दूसरा खamenei के जो बेटे हैं मुज्तबा खamenei, उनकी बात है कि ये लोग जो है अगर ऐसा होता है तो वो सक्सेशन के अधिकार मतलब उनके होंगे। लेकिन क्या ये सच में होगा? ये देखिए, जहाँ तक शाह के बेटे का सवाल है, ये तो अमेरिका की सोच है कि वो जो है वहाँ जाएंगे और सब लोग उनका स्वागत करेंगे। ऐसा होने नहीं वाला है। ये जो जंग है ये बड़ी मुश्किल जंग होने वाली है। अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि उसके सैनिक जो है वो ज़मीन पर उतरें। वो जितनी भी जंग करेगा वो या तो मिसाइलों से करेगा या विमानों से B-2 के जरिए बम फेंकेगा या उस तरह से करेगा। तो ऐसे में ईरान में कोई जितने B-2 बम्बर हैं सब डिप्लॉय कर दिए इन्होंने। बिल्कुल, वो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि देखिए B-2 बम्बर का बहुत बड़ी रेंज है, 11,000 से ज़्यादा की रेंज है। और इस वक्त डिएगो गार्सिया जो है, जो इंडियन ओशन में है, वहाँ पर उनका बेस है, तो वो वहाँ से हमला कर सकते हैं। और पिछली बार भी उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन क्या वहाँ पे इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या ज़मीन पर रजीम चेंज होगा? ये बड़ा मुश्किल बात है। राकेश जी, सारी तैयारी पूरी है, लेकिन अमेरिका को ये नहीं मालूम कि इसके बाद होगा क्या, हमला करना है कि नहीं करना, इसका भी कोई जवाब नहीं है। थोड़े दिन पहले चर्चा कर रहे थे तो ये लग रहा था कि अमेरिका पूरी तरह से तैयार है और ईरान पे हमला कर देगा। और उसने एक रणनीति बनाई बोर्ड ऑफ पीस की। उस बोर्ड ऑफ पीस में उसने इस्लामिक कंट्रियों को कैद किया और कैद करके उसकी रणनीति थी कि इस्लामिक कंट्रियों को बोर्ड ऑफ पीस में रखो और ईरान पे हमला करो, तो जो इस्लामिक कंट्री हैं वो हमारे पास रहेंगी और हमें हमला करना आसान हो जाएगा। लेकिन इधर उसका समर्थन कमज़ोर हुआ है। 3 देशों का नाम आप ले चुके हैं जो इस्लामिक देश है। उन्होंने साफ कहा है कि हम अपनी ज़मीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देंगे। ईरान भी सीना तान के खड़ा हो चुका है और वो किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अमेरिका का बयान देखें कि अब वो सुलह और युद्ध दोनों तरह की स्थितियों को लेकर चल रहा है कि यदि सुलह हो जाएगी तो अच्छा होगा, नहीं हुआ सुलह तो लड़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हम मैदान पे आ चुके हैं। तो मैदान में आने के बाद अमेरिका पीछे नहीं हट सकता। ऐसे में दोनों देश तो हमला करेगा। हाँ बिल्कुल, ये अभी सुलह और जंग दोनों के हालात हैं, लेकिन सुलह के लिए भी अमेरिका आगे बढ़ रहा है और ईरान भी आगे बढ़ रहा है। देखिए बाकी देशों की तरफ से समझाइश कितनी फायदेमंद होती है। हमने आपको बताया ईरान को लेकर के क्या हालात बने हुए हैं, ट्रंप क्या कह रहे हैं, ईरान क्या कह रहा है, या ट्रंप लड़ाई ना करें इसके लिए मनाने के लिए देश क्या क्या कर रहे हैं। और ईरान के अंदर से भी जो असल पिक्चर है वो भी आपको एक व्यक्ति ने वहाँ पर बताई जो ईरान के अंदर रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ, भारत और जो ये यूरोपियन यूनियन की मेगा ट्रेड डील हुई है, इसके अलावा उससे पहले आपकी यूएई के साथ डील हुई थी, इस सब का क्या असर दिखाई दे रहा है? पूरी दुनिया ये कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके की टैरिफ वॉर छेड़ दी पूरी दुनिया के ऊपर, और उनको लगा कि इससे मैं अपने देश को बड़ा मजबूत कर रहा हूं। उन्होंने दोस्त तो गवाए, उन्होंने रिश्तों के साथ साथ जो है व्यापारिक संबंध भी गवा दिए हैं। अब उनके कट्टर से कट्टर समर्थक देश
जो अमेरिका पर भरोसा करते थे, वो अब अमेरिका को इतने संदेह की नजर से देखते हैं, उन्हें लगता है कि अब इस देश का कोई भरोसा नहीं है, अब इसके ऊपर निर्भर नहीं किया जा सकता। और वो सब अलग अलग देशों के साथ बायलैटरल डील्स करना चाह रहे हैं, और उसमें उन देशों की पहली दौड़ लग रही है भारत की। भारत के साथ ट्रेड डील करो, दूसरी लग रही है चाइना के साथ। तो भारत में आप जानते ही हैं, हमने आपको बताया अभी EU वाली ट्रेड डील हो गई, UAE के राष्ट्रपति वो उससे 2 रोज पहले यहाँ आए हुए थे। उसके अलावा अभी ब्राजील के राष्ट्रपति, ब्राजील के प्रधानमंत्री, कनाडा के प्रधानमंत्री, ये अभी आने वाले हैं भारत। तो ये अभी पाइपलाइन में है, ये अभी चल ही रहा है। तो ये सारी बातें हैं। इस पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक रिएक्शन जो है एक पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने दिया। उन्होंने इन डील्स पर पूछा कि किसी ने सोचा कि ये भारत क्यों कर पा रहा है, हमारे यहाँ कभी कोई ऐसी खबर क्यों नहीं आती कि जी फलाना देश हमारे यहाँ निवेश करना चाहता है, हमने इसके साथ बहुत बड़ी बायलैटरल डील कर ली है, हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी इससे। दुनिया को हमें इंटरेस्ट क्यों नहीं है, भारत में क्यों इंटरेस्ट है? इसका जवाब सुनिए आप। तो ये साहब ये कह रहे हैं कि भारत में फौज जो है वो वही काम करती है जो फौज को करना है। फौज अपनी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जो करती है, वो तोपें चलाती है, वो बंदूक चलाती है, वो ये काम करती है। तो भारत की फौज वही काम करती है जिस काम के लिए फौजें रखी जाती हैं। अमेरिका की फौज वो सब काम करती है जो औरों का काम है, अपना काम छोड़ करके। अब फौज फॉरेन पॉलिसी भी चलाएगी, फौज इकोनॉमिक पॉलिसी भी डिसाइड करेगी, फौज तोप भी चलाएगी, और फौज जो है वो उन्होंने कहा वो अंडा बटर भी क्या बिजनेस भी करेगी। तो ये पाकिस्तान की फौज है, वो ये करती है। सर वो भी ये भी कह रहे हैं फौज जो है ना, फौज के अलावा जो फौज के काम के अलावा सारे काम करती है। तो वो उनका दर्द बोल रहा था एक्चुअली कि भाई जो काम एक्सपर्ट डोमेन का है वो एक्सपर्ट ही कर सकता है। अब आपको लगा कि हम ट्रंप के साथ हम लंच खाया है तो अब हम ही जानते हैं फॉरेन पॉलिसी सारी। तो वो बाकी जो पाकिस्तान के अंदर भी फॉरेन सर्विस में डिप्लोमेट्स होते हैं वो घास छील रहे थे आज तक। तो वही कह रहे हैं कि भारत इसलिए कर पा रहा है क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं उसके पास, उसके IFS ऑफिसर्स, वो ये काम करते हैं। उसमें फर्क दूसरा भी है सर कि हमारे यहाँ सिस्टम में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सरकार के साथ जो भी अंग है, जो लोग एक्सपर्ट्स हैं वो सब काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो सेना सिस्टम सब कुछ, सरकार सिस्टम सब कुछ सेना ही है, तो इसलिए वो जो उनकी मर्जी होती है वो करते हैं। उनको ना कोई पूछने वाला है, ना उन्हें किसी को जवाब देना है। क्या आपने देखा कि वहाँ की पार्लियामेंट में कभी इस बात पर, नेशनल असेंबली में कोई इस बात पर सवाल हो रहा है कि भाई फौज ने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया है, कहाँ पर किस तरह से डील है? तो वहाँ फौज ही सब कुछ है। सिस्टम जिसे हम बार बार बात करते हैं पाकिस्तान के लिए, वो वहाँ चलता है, और इसीलिए कोई एक्सपर्टीज की उनको जरूरत नहीं। हर चीज़ पर वही सब बात कर लेंगे। ट्रंप साहब भी बात कर रहे हैं, वो सबसे कम विदेश दौरों पर जाते हैं, लेकिन विदेश मंत्री वहां पर जाकर एयरपोर्ट पे वीजा तो चेक करते हैं वो होम मिनिस्टर साहब। तो वो स्थिति ऐसी है, वहां पर एक्सपर्टीज की बात ही नहीं है। फौज जिस तरह से जो चाहे वो कर ले, और इसीलिए लगातार उनका नुकसान वहां पर होता जा रहा है, पीछे जाता जा रहा है। कोई उनको रोकने वाला भी नहीं और कोई पूछने वाला भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, आप देखिए अमेरिका के साथ क्या हुआ। अमेरिका के विदेश मंत्री, वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट। इन्हें बड़ी अभी उन्होंने पीछे बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि यूरोपियन यूनियन ने अपने खिलाफ जंग को फाइनेंस कर लिया, भारत के साथ डील कर ली, हम तो टैरिफ लगाया था इंडिया पे, इन्होंने नहीं लगाया, ये भारत के साथ डील करना चाहते थे, बहुत बोल रहे थे ना। अब इनकी घिग्गी कैसे बंद गई अमेरिका में, कांग्रेशनल हियरिंग में, कांग्रेस इनकी हियरिंग कर रही थी, सामने बैठा के पूछा, ये बताओ वित्त मंत्री जी टैरिफ लगा रहे हैं आपके राष्ट्रपति, टैरिफ भर कौन रहा है? वो लगे आए दाएं बाएं करने। दोबारा वो बड़े सख्त इंटेरोगेटर थे जो थे, ना 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 ना, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मेरे पास 5 ही मिनट है। कौन भरता है टैरिफ, ये मुझे बताओ। अमेरिका ने जितने देशों में टैरिफ लगाए हैं उसको वो किसकी जेब से जा रहा है? फिर कुछ नहीं बोले, बोले तुम नहीं बोलोगे मैं बोलता हूं। टैरिफ भर रहे हैं हम, अमेरिका भर रहा है वो सारे टैरिफ जो लगाए गए इंडिया पे लगाए, तो इंडिया का नुकसान जो हो रहा होगा, तो महंगाई हमारे यहां बढ़ गई। सुन लीजिए, तो उनके पास जवाब नहीं है इस बात का कि टैरिफ कौन, बार 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 उनसे ये सवाल पूछा गया, और अंत में जो सामने जो सेनेटर बैठे हुए थे, ये इनको कहना पड़ा तुम नहीं बोलोगे मैं बताता हूं, टैरिफ हम भर रहे हैं। ये बात लेकिन ट्रंप को नहीं समझ में आ रही है। देखिए, ये तो पहले भी बोला गया था, जब ये टैरिफ वॉर शुरू की थी ट्रंप ने, तब भी बोला गया था कि जो अमेरिकी जनता है उसके पास अगर महंगा सामान आएगा तो उसका महंगाई को तो उसको पे करना है, अगर महंगा सामान हो जाएगा। अभी तक जो है चाइना से या इंडिया से जो सामान जाता था वो काफ़ी सस्ता था, उस हिसाब से अमेरिका का जो सामान इधर आता था वो थोड़ा इंडिया के टैरिफ के कारण महंगा था। लेकिन जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाया, उसने ये नहीं सोचा कि इसका आखिर असर क्या होगा। उनकी दुकानों में, उनके मॉल्स में जो चीज़ें बिक रही होंगी, जो कि ज़्यादातर चीज़ें दूसरे देशों से आती है, चाइना से आती है, इंडिया से आती है, बाकी सारे देशों से आती है, वो चीज़ें किस तरह से महंगी हो जाएंगी, और उसका जो अल्टीमेट, अगर हमारे यहाँ पे भी टैक्स लगता है किसी चीज़ पर, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर उसको पे कर रहा होता है। तो वहां पे भी यही है, अगर बाहर से कोई चीज आएगी उस पर अगर आपने टैरिफ लगाया होगा, तो भारत तो ऐसा नहीं है कि वो टैरिफ ऐड करके नहीं भेजेगा, वो तो जो बेच रहा है वो तो उसमें ऐड कर देगा और वहां पे भेज देगा
कि अगर आपको खरीदना तो इतने में खरीदो, तो जनता परेशान है, वहां पे नेचुरली चीजें महंगी हो रही। मैं इस पर एक डेटा है सर, मैं वो देख रहा था, लेकिन ट्रंप दावा करते हैं कि टैरिफ से उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो अमेरिका को कमा के दे दिए, हमारा इतनी बचत हुई है, हमारी इकोनॉमी यहाँ पहुंच गई है। और मैं साथ साथ पैरेलल ऐसी बातें सुनता हूँ जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका में एक्चुअली जो है, जैसे इंडिया का एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन नहीं किया, कम हो गया, मतलब हमारा खत्म नहीं हो गया, हमारा बढ़ा है इनफैक्ट। तो अमेरिका, इसका मतलब अमेरिकी लोग सामान खरीद रहे हैं भारत का, लेकिन महंगा खरीद रहे हैं निश्चित रूप से। देखिए, ये वही ट्रंप है जो भारत को किंग ऑफ टैरिफ कहते थे कि भाई भारत किंग ऑफ टैरिफ है, और अब दुनिया में अमेरिका किंग ऑफ टैरिफ बनकर निकल रहा है, सब पर तमाम तरह के वो टैरिफ लगा रहा है। ट्रंप ने दरअसल सभी जो मोर्चे एक साथ खोल लिए। ट्रंप को लग रहा था कि भाई मैं तमाम देशों को दबाऊंगा तो दबते जाएंगे मेरे टैरिफ केस में और मेरी बातें मानते जाएंगे। दुनिया ने इनकी बातों को मानने से मना कर दिया, और उसका ये असर रहा कि पश्चिमी देश जो चीन के पास देखने की हिमाकत नहीं करते थे, आज वहाँ पर कि स्टारमर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर चीन चले गए। अभी 2 महीने के अंदर वहाँ 4 पश्चिमी देशों के राष्ट्राध्यक्ष चाइना होकर आ गए, और अब वो अमेरिका से निकलकर दुनिया में दूसरे देशों में जा रहे हैं। वो चीन के पास आ रहे हैं, वो भारत के पास आ रहे हैं, और भारत पर उनको ज़्यादा भरोसा है क्योंकि भारत की जो डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी है वो दुनिया के लिए जिस तरह से संदेश जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में जो दुनिया के लिए एक बेहतर भारत को विकल्प के रूप में पेश किया कि भाई आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, हमसे बिजनेस कीजिए, और उसका असर यह रहा है कि यूरोपियन यूनियन जैसा देश जो लगातार 18-19 साल से भारत से डील नहीं हो रही थी, आज प्रधानमंत्री मोदी के कारण वो डील हुई है और टोटल टैक्स उसके अंदर रिमूव करने की बात हो गई है। तो इतना बड़ा डील जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स भारत ने कहा यूरोपियन यूनियन के साथ, और अब कनाडा भारत के साथ डील कर रहा है, दुनिया के तमाम पश्चिमी देश भारत के साथ आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप जो लग रहा था कि भारत दब जाएगा, आज भारत उस दिशा में भारत ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है और दुनिया को भरोसा जिताया है कि भाई हम हमारे साथ डील करोगे तो विन विन सिचुएशन रहेगी, हमारे लिए भी बेहतर होगा और आपको अपने देश के लिए भी बेहतर होगा। मैं आपको थोड़ा सा डेटा देता हूं सर, मैं वो दे रहा हूं, मैं एक अमेरिका के अंदर जो है एक इंडेक्स जो है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, वो एक पैमाना माना जाता है कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। तो उसके हिसाब से अमेरिका के जो आंकड़े हैं वो कोविड महामारी के 2020-21 के दौर से भी नीचे गए हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। और वो क्योंकि वो सूचकांक में बात करते हैं तो डेटा वैसे आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, जो उसमें एब्सोल्यूट फिगर्स दिए गए हैं वो मैं बता रहा हूं कि अमेरिका की जो मार्केट है वो लो हायर और लो फायर पर काम कर रही है, मतलब लोअर लेवल पर हायरिंग करो और फायरिंग करो, ये वो कर रही है। दिसंबर में 50,000 नौकरियां का सृजन हुआ था 2025 में, और नवंबर में 56,000 का, यानी नौकरियां पैदा होना कम होती जा रही हैं। अमेरिका की बेरोजगारी दर है 4.4%। 2024 में 20 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई थी अमेरिका में, और 2025 में केवल 6 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं। ट्रंप ने जब जिस साल ये बखेड़ा खड़ा किया है उस साल केवल 6 लाख नौकरियां पैदा हुई देश में, और पिछले साल उससे 20 लाख नौकरियां पैदा हुई। इसका एक बिल्कुल छोटा आंकड़ा देना चाहूंगा, उसमें यह है कि अगर $1 का टैरिफ लगता है तो उसमें 96 सेंट जो है वो कंज्यूमर पे कर रहा है अमेरिका में, $1 के टैरिफ पे। सही, तो आप हालत देख लीजिए, 5% जो है जो नॉर्मल गुड्स हैं वो महंगे हो चुके हैं। ठीक, अब लेकिन हमारे देश के पड़ोसी में पाकिस्तान में, सर राकेश जी ये बात सुनिएगा आप, हम लोग अक्सर एक खबर जो होती है तो मजेदार तो कहते थे, मतलब मजा नहीं आया तो पैसे वापस। सर आज मिली मुझे बड़े दिनों बाद वो खबर, ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये नवाज शरीफ जी की बेटी हैं और ये वहां के पाकिस्तान सूबे की वो है मुख्यमंत्री भी हैं। इनसे क्योंकि हम अभी एक्सपोर्ट वगैरह की बात कर रहे हैं, तो इनसे पूछा गया हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करता है दुनिया को, या क्या कर सकता है। लोगों ने कहा इतने बड़े वहां के सबसे इंपॉर्टेंट सूबे की मुख्यमंत्री है, कुछ ज्ञान देगी, कुछ बात बताएगी, हमें इस एरिया पे फोकस करना चाहिए, इस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। उन्होंने जो बोला साहब, मतलब मेला ही लूट लिया इन्होंने। सुन लीजिए आप बयान उनकी। अपने ब्रिलियंट ब्रेन्स एक्सपोर्ट कर सकता है, ये एक्चुअली 2 बातों में गलत है कि एक तो ब्रिलियंट ब्रेन्स फैक्चुअली इनकरेक्ट बात, पाकिस्तान में ब्रिलियंट ब्रेन्स, और दूसरा पूरी दुनिया ब्रेन्स के बाहर जाने को ब्रेन ड्रेन कहती है कि हमारे जो अच्छे लोग हैं, जो बढ़िया काम कर सकते हैं, जो होशियार लोग हैं, वो बाहर जाके बाहर की दुनिया के लिए, देशों के लिए काम करते हैं, उसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। बीबी उसको ये एक्सपोर्ट नहीं कहते, इसको आप एक्सपोर्ट कह रही हो। लेकिन ये केवल इनकी प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तानी नागरिकों के पलायन को वहां की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान बता रहा है उनका वित्त मंत्रालय। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक्चुअली ये स्टेटमेंट दिया, मैं हैरान हो गया कि क्या वाकई में कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री ऐसा स्टेटमेंट दे सकती है। उन्होंने कहा पिछले साल 7,62,000 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक देश छोड़ के चले गए।
ये भारत में होता है तो हमारी संसद में सवाल उठता है ये क्यों हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो है देश छोड़ के जा रहे हैं। वहां 7,62,000 लोग देश छोड़कर चले गए और फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि ये बाहर जा रहे हैं और ये हमारी अर्थव्यवस्था को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहां से ये पैसा कमा के रेमिटेंसेस यहां भेजते हैं, इससे हमारी गाड़ी चल रही है। तो लोग जो छोड़ के जा रहे हैं, हम पाकिस्तान खुश है कि यहां नहीं कमा पा रहे, बाहर जाके कमा रहे हैं और वहां से पैसा हमको भेज रहे हैं। ये हालत है सर इस देश नहीं देखिए, और मुख्यमंत्री कह रही है इसको ब्रेन एक्सपोर्ट है। आपने जो आंकड़ा दिया ना कि बाहर जाने वालों का, एक आंकड़ा और देखिए कि जो दुनिया के तमाम देशों पे गए हुए डिटेंशन सेंटर में कितने लोग हैं, उनको वहां कहीं काम नहीं है। तो जिनको उस घुसपैठ केंद्र में रखा जा रहा है उनको सरकार जीवन यापन के लिए थोड़ा सा राशि देती है, और वो राशि वो खाएं तो खाने के लिए वो मांग के खा लेते हैं ब्रेड, और वो राशि भेज देते हैं कुछ बचे तो भेज देते हैं पाकिस्तान। ये उनका आय का साधन है और उस साधन को ये इकोनॉमी बता रहे। यस, हमारी इकोनॉमी अफ्लोट इसीलिए। आप दिमाग के बारे में देखिए, पाकिस्तान के पास इतना दिमाग है कि तमाम दुनिया भर के देश पाकिस्तानी और बांग्लादेश के लोगों को ढूंढ ढूंढ के भेज रहे कि भाई साहब आप हमारे देश में नहीं रह सकते। तो ब्रिलियंट ब्रेन्स जो पाकिस्तान के ना, वो बाहर जाके क्या काम करते हैं? प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, मेसन्स, वेल्डर्स, ये काम करते हैं। तो आप बाहर जो भेज रहे हैं वो ब्रिलियंट ब्रेन्स नहीं भेज रहे हैं, आप सिर्फ मैन पावर। प्लम्बर ही जाके लग, लेकिन कुछ वहां से वापस भेज। नहीं, प्लम्बर लगना संख्या कम है सौरभ भाई, डिटेंशन सेंटर वालों की संख्या। आगे आप देखिए पाकिस्तान में नया गजब तमाशा। आपको मालूम है पाकिस्तान में इमरान खान का मीडिया में नाम नहीं लिया जा सकता, अखबार में इमरान खान लिख नहीं सकते, फोटो नहीं लगा सकते, टीवी पे इमरान खान की तस्वीरें नहीं चल सकती, इमरान खान का नाम नहीं ले सकता कोई भी। मतलब रिपोर्टर, एंकर, गेस्ट कोई भी आ जाए, मतलब अगर मैं और वहां ये बात कर रहे हो तो मैं भी नहीं नाम ले सकता, ये भी नहीं नाम ले सकता। ये वहां पर पाबंदी है सरकार की तरफ से। अब क्या किया इमरान खान की पार्टी ने 8 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर एक पूरे पाकिस्तान में बंद का ऐलान किया हुआ कि पूरा पाकिस्तान बंद, चक्का बंद, शटर डाउन, ये कह रहे हैं उसको वो। अब इससे बसंत पंचमी में वहां भी पतंगे उड़ती हैं हमारी तरीके से। तो पाकिस्तान की सरकार कितनी दिवालिया है कि इन्होंने ये ऑर्डर निकाला, सरकारी ऑर्डर निकला है कि बसंत पंचमी के दिन कोई आदमी इमरान खान की फोटो लगा के पतंग नहीं उड़ाएगा। इमरान खान को वहां लोग, क्योंकि नाम लेने में पाबंदी है, तो लोग कहते हैं कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804। तो कहा कि कोई कैदी नंबर 804 नहीं लिखेगा, कोई फोटो नहीं लगाएगा, कोई पीटीआई लिखी हुई पतंग नहीं उड़ाएगा। यह पाकिस्तान की सरकार का हुक्मनामा है, आप सुन लीजिए, आपको यकीन ना आ रहा हो तो। इमरान खान साहब की तस्वीर जो है वो गुड्डों पे, पतंगों के ऊपर जो है वो पतंग लग जाएगी और लोग जो है जब उसको उड़ाएंगे तो वो नहीं होना चाहिए। भाई सवाल ये, मैं अभी रिसेंटली में देख रहा था कि मरियम नवाज साहबा की तस्वीर की भी जो है वो पतंगे बनी हुई हैं, उनकी तस्वीर की भी गुड़ियां जो है वो बन गई हैं। तो ये क्या तरीकाकार है यार, लोगों को आराम से बैठ के भाई आराम से उनको गुड्डी डोर उड़ाने दो। मतलब आपका कंसंट्रेशन इस बात के ऊपर होनी चाहिए कि डोर जो है वो केमिकल वाली ना इस्तेमाल हो, जिससे लोगों के गले ना कटे, लोगों को जानी नुकसान ना हो। इस चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। ये किन चीजों के ऊपर आप लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं जनाब? तस्वीर 804 अगर लिखा होगा पतंग पे तो आप कितनी पतंगों को पकड़ेंगे? ठीक है, उसके ऊपर अब बारकोड होंगे कि पतंग कहां से आई, क्या है क्या नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट डर गई और ये फलान हो गया, कोई हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि किसी को हार्ट अटैक हो जाएगा अगर इमरान खान की तस्वीर आ गई। लेकिन मैं आपको इतनी बात बता दूं, आप चाह कर भी ये चीज रोक नहीं पाएंगे। आप कितने लोगों को मना करेंगे कि 804 ना लिखें, कितने लोगों को मना करेंगे कि आप कोई तस्वीर लगा देगा, कोई कुछ लगा देगा। वो तो अब चूंकि ऑर्डर निकला है सरकार का, तो ये क्राइम है अगर किया किसी ने, कानून तोड़ेगा। तो वो कह रहे हैं भाई पुलिस वाले हवलदार जो है पाकिस्तान में, वो लाहौर में पतंगे देख रहे होंगे और पतंगे काटेंगे वो कि इस पे इमरान खान की फोटो लगी हुई है, कैदी नंबर 804 गई तो वो देखेंगे कौन उड़ा रहा है, कौन उड़ा रहा है, फिर उसको मुकदमा होगा। उसमें पाकिस्तान की पुलिस को भी पतंग उड़ानी पड़ेगी काटने के लिए। गजब देश है सर। मतलब क्या स्थिति और डर कितना है इमरान खान से, अंदाजा लगाइए कि टीवी चैनल पे आप इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, अखबार में इमरान खान का फोटो और नाम नहीं लग सकते। और अब वसंत पंचमी के दिन अगर वहां पर पतंग उड़ रही है 8 तारीख को, और 8 तारीख को उन्होंने ब्लैक डे बुलाया इमरान खान के समर्थन में, तो उस दिन आप इमरान खान के नाम की पतंग नहीं उड़ा सकते। किस तरह का डर है आपके अंदर? तस्वीरें आएंगी 8 तारीख को, मैं यकीन से दे रहा हूं, पुलिस भाग रही है पतंगों के पीछे। बिल्कुल, और जितना इस तरह का करेंगे मुझे लगता है उतना समर्थन इमरान खान के फेवर में पाकिस्तान में बढ़ता जाएगा और 8 तारीख को ये जनता को रोक नहीं पाएंगे। सर अगला झगड़ा देख लीजिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये सब वहां टेम्परेचर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि 8 तारीख नजदीक आ गई है, महीना खत्म हो गया, 8-9 दिन की बात है। और इमरान खान पूरा देश में चक्का जाम अगर कर गए तो कहां मुंह दिखाएंगे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ? ये साबित हो जाएगा कि देश में समर्थन केवल और केवल इमरान खान का है। हम तो कहने के लिए सरकार में, हम जाली तरीके से सरकार में आए हैं। अब आप सुनिए नया ड्रामा क्या हो गया।
आपको याद है 2-3 महीने पहले बहुत तमाशा हुआ था, इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दे रहे, तो वहां धरना प्रदर्शन, लाठीचार्ज, वाटर कैनन सब कुछ हुआ था। अब वो दोबारा शुरू हो गया है। कल से ही इमरान खान की बहनें और उनके समर्थक जेल के बाहर बैठ गए जहां पर इमरान खान बैठे हैं। वो कह रहे हैं मैं इमरान खान से मिलाओ। क्यों मिलाओ? खबर आई कि पिछले हफ्ते 5-7 दिन पहले उनकी आंख में कोई प्रॉब्लम हो गई जेल में, और वहां की जेल वालों ने सरकार से कहा कि साहब इनको जो है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ले जाना पड़ेगा, इनको कुछ आंख में सर्जरी की जरूरत है। बिना किसी को बताए, ना परिवार को बताया, ना इनके वकीलों को बताया, चुपचाप रात के वक्त उनको अस्पताल लाए, कुछ जो भी सर्जरी होनी थी वो हुई और उनको वापस जेल में भेज दिया। खबर लग गई इनकी पार्टी के लोगों को, लेकिन सरकार डिनाई करती रही, नहीं ऐसा नहीं हुआ, नहीं ऐसा नहीं हुआ। जब ये लोग धरने में बैठ गए तो सरकार को मानना पड़ा कि हां एक छोटी सी प्रॉब्लम उनको आंख में थी और हम उनको ले गए थे, अब वो ठीक है। अब ये लोग अड़ गए, इनके समर्थक, कि अब फैमिली से मिलने दो उनको, हमें नहीं पता तुमने उनके साथ क्या किया अस्पताल ले जाके, हमें नहीं पता तुमने उनको कौन सा टीका लगा दिया, कौन सी दवा दे दी, तुम उनको मारना चाहते हो। सुनिए। खान साहब को अडियाला जेल से खुफिया तरीके से पिम्स अस्पताल लेकर गएगी। खानदान को नहीं बताया गया। यकीनन ये कोई ऐसी सूरत हाल थी जिसका इलाज जेल में नहीं हो सकता था। इस तशवीशनाक सूरत हाल के हवाले से ये फर्ज था जेल हुक्काम का कि खानदान को मुतले करते, बहनों को मुतले करते, फौरन बताते उनको, ताकि वो वहां मौजूद होती, खान साहब के जो जाती मालिज हैं वो मौजूद होते। हम हरगिज इसको कबूल नहीं करेंगे कि खान साहब को रात की तारीकी में आप लेकर जाएं किसी अस्पताल में, वहां अपनी मर्जी के टीके लगाएं। हमें यही इत्तला मिली है कि टीके लगाए गए और इस अब टीका लग गया था इमरान खान को टीका लगा, दर्द हो रहा आसिम मुनीर को। डिनाई किया एक हफ्ता कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को मानना पड़ा कि हां हम उनको अस्पताल ले गए थे। सुनिए। वो आंखों के तिब्बी माहिरीन हैं, उन्होंने उनका मुआयना किया अडियाला जेल के अंदर, जिसके बाद उन्होंने ये रेकमेंड किया कि एक मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए इनको पिम्स ले जाना ज़रूरी है। गुज़िश्ता हफ्ते की रात इन्हीं जो आंखों के डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया और पिम्स में उनका आंखों का मज़ीद